प्रमोट कुछ काम दिया होगा। लास्ट चीज़ क्या हुई है? ये होमवर्क है, क्लास नोट्स एक बार दिखा दे। अच्छा, तो ये वाले प्रॉब्लम्स दिए होंगे ऑब्वियसली, राइट? ओके, क्विकली यार पहले वो कर रहे हैं डिस्कस। बोलो। डाउट है ना? तो बोलने पड़ेंगे ना। DPP 4 है, ओके। हाँ, ओके, क्विकली पहले DPP 4 में 3 हो चुका है। ओके, DPP 4 में कोई जल्दी से। अरे भाई अब ये सब मत से 9th के पहले कोई क्विकली। अरे आज एक तो क्लास छोटू सी है। हाँ, 9th के पहले कोई। यार 9th में क्या डाउट है? ओ यार देख, तो पीवी ग्राफ जो होता था साइक्लिक प्रोसेस में, हिंदी में कब बता दे। पीवी ग्राफ जो होता था साइक्लिक प्रोसेस में, उसमें हमने क्या बोला था? यहाँ पी और यहाँ वी होता था। एनी जैसे मतलब ये कोई भी ऐसा ये, ठीक है। तो हमने बोला था कि अगर ये क्लॉकवाइज है तो पीवी ग्राफ। ओके, किसको डाउट था ये वाला? हाँ, तो एक इंटरेस्टिंग चीज़ क्या है, जब पीवी ग्राफ होता है तो पीवी ग्राफ का जो एरिया, अगर साइक्लिक प्रोसेस है तो जो उसका एरिया है वो हमारा वर्क डन होता है। अगर वो क्लॉकवाइज है तो वो वर्क डन पॉजिटिव होगा, अगर वो एंटी क्लॉकवाइज है। अच्छा, तेरे को ये बात समझ में आ गई थी कि पीवी ग्राफ में अगर मैं यहाँ से यहाँ जा रहा हूँ तो इसको हम एरिया को वो कर रहे हैं, बट अगर यही ग्राफ वीपी हो जाता, हाइपोथेटिकली जस्ट केवल बेसिक फिजिक्स मैथ्स की नॉलेज के हिसाब से, अगर ये वीपी होता और मैं यहाँ से यहाँ जा रहा हूँ, तो क्या इसका एरिया भी मुझे वर्क डन देता क्या? उस तरफ से क्यों? क्या लॉजिक है उसका? इन्वर्टेड बोलो, या फिर हमारे पास कहानी जब हम बोलते हैं एरिया हमारा ये नहीं है। अगर फॉर्मूला ये होता इंटीग्रेशन वीडीपी, तो तुम फिर से इसका एरिया लेते तो काम चल जाता। क्योंकि फॉर्मूला ये है तो फिर तुम यहां से लाइट डालो, समथिंग लाइक दैट, और ये हमारा एरिया अंडर द कर्व विल गिव मी द वर्क डन। यहां तक सही? पक्का? तो जो हमारा एरिया अंडर द कर्व है इन अ साइक्लिक प्रोसेस, वो हमेशा वर्क डन देगा, उसमें कोई तकलीफ नहीं है। बट अगर वो पीवी है तो क्लॉकवाइज पॉजिटिव होगा, एंटी क्लॉकवाइज है निगेटिव होगा। सेम कहानी को रिपीट कर दो। अब यहाँ पे वीपी ग्राफ दिया है, जो भी है ट्रायंगल, वो ट्रायंगल। अच्छा, एक और इंपॉर्टेंट चीज़, एरिया जब हम बात कर रहे हैं तो अच्छा, जैसे तो ये तो बहुत आसान है, हाफ ऑफ बेस इंटू हाइट हो गया। कितना जो भी हो गया यार, ये 20 दिया गया है और ये 1 है, तो 20 इंटू 1 हो गया सिंपली, राइट? तो ये कितना आ गया? 10। तो ये हमारा 10 जूल हमारा वर्क डन होगा। बट जो चीज़ यहाँ पे हमने याद करी है उसका उल्टा कर दो। अच्छा, तेरे को ये समझ में आता है कि क्लॉकवाइज में पॉजिटिव क्यों है, नेगेटिव क्यों है? ये बताया है क्या? वाई? हाँ, क्या रीज़न है? तो उल्टा नहीं, तो दोनों चीज़ें हो रही हैं आइडियली, कि अगर मैं यहाँ से यहाँ देख रहा हूँ तो ज़्यादा एरिया हमारे पास पॉजिटिव है और यहाँ से यहाँ पे कम एरिया नेगेटिव है, तो इसलिए ओवरऑल पॉजिटिव आ जाता है। सेम चीज़ यहाँ पे, वेन एवर इन डाउट वर्क इज डन बाय द गैस हो रहा है, गैस इज गेटिंग एक्सपैंडेड अगर मोर कंपेयर टू इट इज गेटिंग कंप्रेस, तो वर्क डन पॉजिटिव होगा एंड वाइस वर्सा। तो यहाँ पे बस उल्टा कहानी जो तुमने किया है वो कर दो। आगे बोलो। DPP 4 में कोई और डाउट? हाँ, काम किया मैडम, जल्दी बताना, डाउट पूछना। अच्छा, एक्सरसाइज। हाँ, 10th तो ऐसे मत करना, आएगा। हाँ, एक फिक्स मास ऑफ अ गैस, बता दो 10th कोई समझाएगा? अबे ये तो बहुत आसान हो गया। अच्छा, विच पेयर ऑफ चेंजेस वर्क इज डन बाय द गैस? विच पेयर ऑफ चेंजेस बोला है यार? अच्छा, ये तो RS एंड SP नहीं हो जाएगा फोर्थ वाला? अच्छा, एक फील बता रहा हूँ, जब वर्क पावर एनर्जी अपन ने पढ़ा था तो अपन ने ऐसे मत याद रख, तुझे ये याद है वर्क पावर एनर्जी में अपन ने ऐसा कुछ पढ़ा था, इंटीग्रेशन F.ds, याद है क्या? अगर मैं इस पे धक्का मार रहा हूँ और ये वॉल उसी डायरेक्शन में डिस्प्लेस हो रही है तो कहने से वर्क डन बाय मी पॉजिटिव होता है। पक्का? अगर अच्छा, एक चीज समझो, एक पॉइंट पे एक ऑब्जेक्ट पे 10 लाख फोर्स लग सकते हैं, बट अगर वो बॉडी चलेगी तो वो कहीं एक जगह पे चलेगी। ऐसा नहीं हो सकता है एक पॉइंट पे ये बॉडी ऐसे भी चल रही हो और ऐसे भी चल रही हो। इधर पे फोर्स लग सकता है, इधर लग सकता है, इधर लग सकता है, इधर लग सकता है। तो वर्क हमेशा किसी, धीमे धीमे बता दे, वर्क हमेशा किसी फोर्स का होता है, ठीक है, और एक जगह से दूसरे जगह तक जाने में होता है, ठीक है। तो अगर बॉडी पे 1000 फोर्स लग रहे हैं तो हर एक फोर्स का वर्क डन अलग अलग हो सकता है, ठीक है। हमसे किसका पूछा गया है, सवाल ये है। तो जब हमने ये वाले डायग्राम,
यार ये कहानी बहुत बता चुका हूँ, एक बार लास्ट सुन लो। सपोज मेरे पास एक पिस्टन है, ठीक है, अंदर गैस इसको धक्का मार रही है और ऊपर से एटमॉस्फेयर इसको धक्का मार रहा है। ये हमारे लिए, हम स्टडी किसको करना चाहते हैं, हम गैस को स्टडी करना चाहते हैं। तो अगर सपोज अंदर गैस का प्रेशर ज़्यादा हो जाए, धीमे बताना, धीमे, अगर गैस का प्रेशर ज़्यादा हो जाए तो नीचे वाला धक्का ज़्यादा है, तो गैस हमारी एक्सपैंड हो रही है। सपोज पिस्टन यहाँ पहुँच गया, तो जिस डायरेक्शन में फोर्स है उसी डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, तो वहाँ पर आता है टर्म cos 0 का। तो cos 0 होता है +1, है ना। तो वर्क, अगर हमारा गैस मेहनत कर रही है, गैस इज गेटिंग एक्सपैंडेड, तो वर्क डन बाय द गैस पॉजिटिव होगा। सॉरी, अगर हमारा ऊपर वाला धक्का ज़्यादा बड़ा हो जाता तो पिस्टन थोड़ी देर में यहाँ आ जाता, तो कहने से गैस हमारी कम हो गई है, कंप्रेस हो गई है, तो फोर्स, हम P0 का वर्क डन अभी भी पॉजिटिव होगा, बट हम तो स्टडी गैस को कर रहे हैं। अगर हम गैस को स्टडी कर रहे हैं तो गैस का फोर्स लग रहा है ऊपर और पिस्टन आ रहा है नीचे, इन दोनों के बीच का एंगल कितना हो गया, 180 डिग्री। तो cos 180 डिग्री होता है -1। तो जो चीज़ हमने वर्क पावर एनर्जी में पढ़ी है ना, वर्क डन के नाम पे, वही याद रखो। बट हमारे लिए अब हर बार सिस्टम है गैस, तो गैस अगर जिस डायरेक्शन में धक्का है उसी डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट है, मतलब गैस एक्सपेंड हो रही है, तो वर्क डन पॉजिटिव है, और एंड वाइस वर्सा। तो जो ये डायग्राम है ना, इसमें अगर तू ध्यान से देखेगा, जब हम Q से R जा रहे हैं तो वॉल्यूम बढ़ रहा है, जब हम R से, अच्छा इन्होंने ऑन द गैस, हाँ, तो R से जब S जा रहे हैं तो वॉल्यूम कम हो रहा है ना, और जब S से P जा रहे हैं फिर से वॉल्यूम कम हो रहा है, तो गैस कंप्रेस हो रही है, कंप्रेस हो रही है, तो वर्क डन निगेटिव। तो वर्क डन निगेटिव को हम बोलते कैसे हैं, वर्क इज डन ऑन द गैस। पक्का? यार ये थोड़ा सा स्टोरी समझनी पड़ेगी, मुझे लगता है कि ये तू क्लास नोट्स पढ़ता है जाके घर पे वापस, अबे वापस एक बार वर्ड याद हो गए हैं, क्लास नोट्स पढ़ता है तू घर पे जाके वापस इज्जत से। अब भाई अच्छा, मतलब जो जिस टाइप के टू डाउट जरूर, प्लीज यूल हैव टू फर्स्ट इंश्योर बिफोर यू कम टू, एक बार पूरी सारी चीज़ ना, जिस दिन क्लास हुई एक बार पूरा अच्छे से किया कर। प्लीज फिगर आउट इन योर क्लास कि कौन अच्छे से समझा पाता है। अगर कोई चीज़ डाउट लग रही तो पहले समझो बिफोर कमिंग टू दिस, क्योंकि नहीं तो वो वर्ड ही नहीं याद है कि बाय द गैस, ऑन द गैस, एक्सपेंशन, कंप्रेशन नहीं है, तो फिर वो दिक्कत होगी हमेशा। एक राउंड कर, प्लीज फिगर आउट कि किससे तू कंफर्टेबल। आगे बोलो। हाँ, ओ सॉरी, ओनली एसी का, सॉरी सीए का मतलब, है ना। ओ तो फिर केवल ये वर्क डन होगा। सॉरी भाई, पूरे का नहीं पूछा है उन्होंने, केवल सीए का पूछा है। तो ये सी है, ये ए है, तो केवल इसमें वर्क डन क्या होगा, केवल ये वाला एरिया। और वॉल्यूम हमारा पहले यहाँ था, ये था, और फिर इधर आ रहा है, तो वॉल्यूम कंटिन्यूअसली कम हो रहा है, तो नेगेटिव होगा, बट ये एरिया सरफेस का एरिया होगा, नॉट पूरा, अगर पूरा पूछा है ना। आगे बोलो, एक्सरसाइज बोलो। 45 सीधे, कोई पहले के पहले कुछ नहीं। एक कोई पीटी ग्राफ दिया है, पूछा क्या है यार, ये कुछ गणित की कहानी होगी, किसी ने करा ट्राई क्या, सुंदर सा प्रॉब्लम लग रहा है क्या, पीटी है ग्राफ। यार ये ग्राफ वाले प्रॉब्लम मैंने क्लास में कराए हैं क्या, कराए हैं, ओके। एक है यार, कैन समवन एक्सप्लेन दिस प्रॉब्लम, ए से बी गए, बी से सी ये है, सी से, और ग्राफ बनाना है रो वर्सेस वॉल्यूम का। कोई समझाएगा, किसी ने ट्राई करा हो, बता यार कोई। करा है काम, बता दे, फील बता दो इसके लिए। हाँ, कोई आंसर बता, फील बता कि क्या है, कैसे स्टार्ट करा जाए। हाँ ओके, हाँ वेरी गुड। एक ऑब्जर्वेशन क्या आया, जब मैं ए से बी जा रहा हूँ तो लाइन हमारी इसके पैरेलल है, मतलब टेम्परेचर कांस्टेंट है, मतलब आइसोथर्मल है, वेरी गुड। एंड दूसरा ऑब्जर्वेशन है कि आइसोथर्मल ऊपर भी हो सकता था नीचे, तो एक ऑब्जर्वेशन है कि आइसोथर्मल है और प्रेशर बढ़ रहा है। हाँ फिर क्या किया, वेरी गुड, कूल। हाँ, पीवी इक्वल टू एनआरटी अपने पास हमेशा है। फिर क्या करें, एन और आर कांस्टेंट, चलो ये निकल लिया, पी कांस्टेंट है, पी इंक्रीज हो रहा है, ओके वेरी गुड। अब आगे क्या, किसके बीच में ग्राफ है, रो वर्सेस वी, हाँ वी डिक्रीज होगा। आइसोथर्मल का ग्राफ ऐसा होता है जब पी वर्सेस वी हो,
नहीं ये पी नहीं है, ये रो है ना सर, हाँ रो है, डेंसिटी है। एम बाई वी होगा, और एम क्या है यहाँ पे, वेरी गुड, एम है मास अपॉन वी। अब क्या करें, वेरी गुड, तो फिर क्या करें, वेरी गुड, बहुत कुछ सही बोला, वेरी गुड यार, इतना एक्सपेक्ट नहीं करता था, वेरी गुड, हाँ हाँ बिल्कुल बहुत सही बोल रही है। एक लास्ट चीज बची, एक लास्ट स्टेटमेंट बचा, वेरी गुड, वेरी गुड, ठीक है। हाँ मतलब यार देखो, जब ऑप्शन होते हैं तो ग्राफ वाले प्रॉब्लम वैसे, हाँ प्रोसेस ऑफ एलिमिनेशन इज मच इजियर कंपेरेटिवली, बट वेरी गुड यार। ओके, मैं एक थोड़ा सा बस ये बता रहा हूँ मैथमेटिकली कि क्या करना है, जिसके बीच में ग्राफ है उस जगह पे कोई इक्वेशन भी कर सकते हैं, पैराबोला है, हाइपरबोला है, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला है, स्ट्रेट लाइन है, और क्या है वो डिपेंड करता है। तो मेरा सवाल ये है, तो पी वी इक्वल टू एनआरटी अपने पास हमेशा है, बट डेंसिटी के बीच में ग्राफ है, तो डेंसिटी और कोई एक फॉर्मूले में रिश्ता अगर याद रखना हो तो वो ये याद रख सकते हो, पता नहीं बताया क्या मैंने, पी एम बाई आर टी बताया है। अच्छा, तो ये बस फॉर्मूला याद रखना है कि वो जो तूने एम बाई वी बोला ना, उसको पी एम के टर्म्स में ये याद रखना है। तो अभी कहानी में क्या हुआ, ए से बी जब मैं जा रहा हूँ तो टेम्परेचर कांस्टेंट, तो ये कांस्टेंट में निकल लिया, आर कांस्टेंट है, मॉलिक्यूलर मास हमेशा जीवन भर कांस्टेंट है, मतलब डेंसिटी इज कमिंग आउट टू बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर, और ए से बी जाने में प्रेशर बढ़ रहा है, ए से बी जाने में प्रेशर बढ़ रहा है ना, तो हम क्या बोल सकते हैं, y इज इक्वल टू एम एक्स, स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन, है ना। हमारा वॉल्यूम क्या होगा, वॉल्यूम क्या आया था अभी तूने कहा था, वॉल्यूम कांस्टेंट आ रहा था, नहीं टेम्परेचर कांस्टेंट, प्रेशर बढ़ रहा है तो वॉल्यूम कम हो रहा था, तो वॉल्यूम को मुझे कम करना है और डेंसिटी को कांस्टेंट रखना है, डेंसिटी को कांस्टेंट रखना है और वॉल्यूम को कम करना है, कुछ ऐसा नहीं आना चाहिए। एक मिनट, तो ये तो फिर अपने पास दो तीन ऑप्शन है, नहीं नहीं मैं बोल रहा हूँ रो इज इक्वल टू पी एम बाई आर टी, बाकी सब कांस्टेंट है, टेम्परेचर, तो रो इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर आ रहा है, प्रेशर अगर बढ़ रहा है तो डेंसिटी भी बढ़ेगी यार, ओ सॉरी प्रेशर बढ़ेगा तो डेंसिटी बढ़ेगी, सॉरी सॉरी सॉरी, अच्छा लेकिन हमें वॉल्यूम के टर्म्स में बात करनी है, ओके ओके, तो पी को लिख सकते हैं अपन एन आर टी बाई वी, एक मिनट, हाँ सॉरी सॉरी यार एक चीज़, हाँ सॉरी मैंने गड़बड़, रो वर्सेस वी है, रो वर्सेस पी नहीं है, सॉरी मैं यहाँ प्रेशर से बार बार रिलेट कर रहा हूँ, पी एम बाई आर टी तो है ही, अभी प्रेशर हमें अच्छा नहीं लग रहा है क्योंकि मुझे यहाँ पे वॉल्यूम चाहिए, तो मुझे एक रो y इज इक्वल टू एम एक्स, तो मुझे y में चाहिए रो, और x में y इज इक्वल टू एम एक्स में y इज इक्वल टू समथिंग x, नॉट नेसेसरली स्ट्रेट लाइन है, तो मैं यहाँ पे पी एम बाई आर टी में p को लिख रहा हूँ मैं एन आर टी बाई वी, पी एम बाई आर टी, कुछ ऐसा लिख सकता हूँ, ये गायब हो रहा है पूरा आर टी इससे, तो मतलब हमारे पास रो इज इक्वल टू आ रहा है समथिंग एन एम अपॉन वी के बराबर, ये सही। तो अब देखो यहाँ से हो गई कहानी, एन कांस्टेंट एम कांस्टेंट, तो रो इंटू वी का प्रोडक्ट कांस्टेंट, दिस इज समथिंग लाइक जैसे पीवी कांस्टेंट होता था तो वो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला हो जाता था, तो कहना ऐसे रो इंटू वी का है। अब सवाल ये है वो ग्राफ ऐसा होगा, अब वो यहाँ से ऐसे जाएगा या ऐसे जाएगा, इसके लिए अपने को पता करना पड़ेगा कि वॉल्यूम बढ़ रहा है कि कम हो रहा है। तो ये हमने कैसे पता किया था, टेम्परेचर कांस्टेंट है, प्रेशर बढ़ रहा है तो वॉल्यूम कम हो रहा होगा, है ना, तो मतलब ए यहाँ होगा और बी यहाँ हो रहा होगा, तो ये ऐसा आया, श्योर पक्का। अब देखो जब मैं ए से बी गया उसके बाद बी से सी में क्या हो रहा है, बी से सी में एक स्ट्रेट लाइन है पासिंग थ्रू ओरिजिन, तो मतलब इसका स्लोप कांस्टेंट होगा tan थीटा, और स्लोप क्या होगा स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन में p बाई टी जैसा कुछ। अगर p बाई टी कांस्टेंट है, p अपॉन टी कांस्टेंट है, तो कहना है वॉल्यूम कांस्टेंट हो गया, वॉल्यूम कांस्टेंट हो गया, तो फिर डेंसिटी तो, ओह बहुत अजीब सी चीज हुई, सुनना ध्यान से, ये हमने कहानी करी P और B से जब मैं C जा रहा हूं तो कहना है हमारा स्लोप कांस्टेंट, स्लोप कांस्टेंट मतलब P अपॉन टी कांस्टेंट, NR कांस्टेंट है मतलब वॉल्यूम कांस्टेंट, वॉल्यूम कांस्टेंट। इस इक्वेशन को देखो, अगर N M और V ये सब कांस्टेंट मतलब डेंसिटी भी कांस्टेंट, वॉल्यूम भी कांस्टेंट, डेंसिटी भी कांस्टेंट, मतलब मैं यहीं का यहीं पड़ा हूं, मैं हिल ही नहीं रहा हूं। अगर यहां पर मेरा इस जगह पे वॉल्यूम बढ़ रहा होता, डेंसिटी कम हो रही होती, तो मैं आगे पीछे ऊपर नीचे कहीं जाता। अगर मैं यहां पर हूं, मैं बोल रहा हूं कि मेरा डेंसिटी भी कांस्टेंट है और वॉल्यूम भी कांस्टेंट है, मतलब इनडायरेक्टली सी पॉइंट मेरा यही है।
फील समझ में आ रही है कि क्या हो रहा है? कहाँ से रिलेट द स्टोरी? मैं यहाँ पहुंचा, जब मैं यहाँ पहुंच गया उसके बाद मेरी इक्वेशन थी बी से सी। बी से सी में मैंने देखा पी बाई टी कॉन्स्टेंट है, मतलब स्लोप कॉन्स्टेंट है। पी बाई टी स्लोप क्या देता है? वो कॉन्स्टेंट। एन आर कॉन्स्टेंट तो वॉल्यूम कॉन्स्टेंट। अगर वॉल्यूम कांस्टेंट है, एन और एम कांस्टेंट है, मतलब डेंसिटी भी कांस्टेंट है। मतलब जहां पर मैं हूं वहां पर वॉल्यूम जो है या डेंसिटी जो है वो दोनों कांस्टेंट, तो मैं यहीं का यहीं पढ़ा हूं। लास्ट लाइन तो सिमिलर हो गई। तो बी से सी ये हुआ, सी से डी। कहने से सिमिलर स्टोरी जो इसकी स्टोरी थी, फिर से वो आइसोथर्मल जैसा ग्राफ बनेगा, मतलब रो इनटू वी कांस्टेंट। तो फिर मुझे लगता है यहाँ से फिर से मैं ऐसे आऊँगा, यहाँ पहुँचूंगा, और जब मैं यहाँ पहुँच रहा हूँ तो यहाँ से यहाँ फिर से सेम स्टोरी। तो ऐसे गया, वहीं पे पड़ा रहा और फिर वापस आ गया। वो इंटरेस्टिंग सवाल है। समझ में आ रहा है क्या कि ग्राफ कैसे किया जज, है ना? वो पूरी स्टोरी वो रिलेट करते जाओ करते जाओ करते जाओ, एक जगह से उधर गए, वहीं पे रुके थोड़ी देर और फिर वापस आ गए। पक्का? श्योर? आगे बोलो। 51 51 51 50 49। अच्छा ओके, 49 किसी ने करा है क्या? 49 इसमें एक चीज शायद ऐसा हो सकता है कि तुम्हें लोगों को नहीं पता हो। हाउ डिड यू डू इट? इलिप्स पढ़ लिया है क्या? जनरल एरिया पता है। क्या होता है? पाई r1 r2 ओके, सो ये होता है पाई ए बी जैसा कुछ होता है। अच्छा, तो जब इलिप्स पढ़ोगे तो डिटेल में आएगा मैथ्स में, बट एक चीज याद रख लो, तो इलिप्स इसको बोलते हैं, ठीक है? इसको यार शांत, इसको बोलते हैं सेमी मेजर एक्सिस। इस छोटू सी चीज को बोलते हैं सेमी माइनर एक्सिस। जब देखो, सर्कल इज नथिंग बट अ स्पेशल केस ऑफ इलिप्स, जहां पे ए और बी बराबर हो जाते हैं, जिसको हम रेडियस बोल देते हैं। तो ए और बी है, तो सर्कल का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर। दिस इज हाउ यू कैन रिमेंबर इलिप्स का जो एरिया होता है ये होता है पाई ए बी। बस इतना याद रख लो अभी के लिए। तो इस इज कॉल्ड सेमी मेजर, दिस इज कॉल्ड सेमी माइनर, एंड इलिप्स सर्कल इज अ स्पेशल केस ऑफ इलिप्स, जहां पे ए और बी बराबर होते हैं। तो ए और बी बराबर कर दो तो पाई आर स्क्वायर बन जाएगा, राइट? यहां पर इन्होंने बोला एक और इंपॉर्टेंट चीज, यहां पे इन्होंने ना एक सर्कल दिया है, ठीक है? यहाँ P है, यहाँ V है। ये जेई में पूछा गया प्रॉब्लम है एक्चुअली। ये P1 है, ये P2 है, यहाँ पर V1 है और यहाँ पर V2 है, और हम क्लॉकवाइज घूम रहे हैं। पहली चीज क्लॉकवाइज है तो एरिया एक तो पॉजिटिव आना है, मतलब उत्तर पॉजिटिव आना है। दूसरी चीज, कई बार लोगों को लगता है अरे ये तो सर्कल है, सर्कल का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर। तो दिमाग में ना पहला थॉट आता है, और यू विल हैव टू टेल मी कि क्या गड़बड़ है, मैथमेटिकली क्या गलती है। तो तुम बोल रहे हो सर ये कि ये v2 माइनस वी1 उसका आधा करो, तो वो v2 माइनस वी1 बाई 2, तो हम पाई आर स्क्वायर में हम इसमें क्या दिक्कत है? ऑब्वियसली आंसर नहीं है ये। व्हाट इज द प्रॉब्लम इन दिस? नहीं इक्वल तो हो गया, बट लेकिन इसमें क्या, मैं तो ये भी सही होना चाहिए ना आंसर, या वाइस वर्सा। अगर मैं यहां से देखूं तो ये P2 माइनस वी1, तो ये भी उत्तर होना चाहिए। What is the problem in this? मैथमेटिकली क्या तकलीफ है? आंसर ये नहीं है, यू नो, बट क्या दिक्कत क्या है? सोचो। कुछ एक बहुत 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 बेसिक फंडामेंटल गलती है इस कहानी में। मतलब वाई कैन नॉट बी राइट है, सर्कल का एरिया हमें यही बताया गया है, पाई आर स्क्वायर होता है ना? तो अब सर्कल है तो हम पाई आर स्क्वायर कैसे भी लिखेगा, आंसर तो सेम ही आना चाहिए ना। व्हाट इज द बेसिक फंडामेंटल प्रॉब्लम इन पाई आर स्क्वायर? कोई बताएगा? बहुत इंटरेस्टिंग सा आंसर है इसका, बहुत ही इंटरेस्टिंग। व्हाट इज द प्रॉब्लम इन राइटिंग पाई आर स्क्वायर सर्कल का एरिया? हाँ बोल। वेरी गुड यार, थैंक यू सो मच भाई। प्लीज गेट इनटू द फंडामेंटल ऑफ फिजिक्स। यूनिट ही गलत है भाई। जब हम वर्क डन बोल रहे हैं तो हम इंटीग्रेशन पी डीवी जैसा कुछ बोल रहे हैं ना भाई। इसकी यूनिट बताओ क्या है? पाई तो डायमेंशनलेस है, इसका हम वॉल्यूम का स्क्वायर कर रहे हैं, तो प्रैक्टिकली इस पूरी चीज की यूनिट है मीटर क्यूब, सॉरी मीटर की पावर 6, राइट? ये है हम समथिंग प्रेशर का स्क्वायर कर रहे हैं, मतलब न्यूटन अपॉन मीटर स्क्वायर का होल स्क्वायर है। हम जब एरिया वर्ड यूज कर रहे हैं, एरिया वर्ड बोल रहे हैं, बट वो एरिया लेंथ इनटू विड्थ नहीं है, मीटर स्क्वायर नहीं है। जब हमने स्टेटमेंट, ये केवल ऑब्जर्वेशन, हमने क्या बोला? इंटीग्रेशन पी डीवी ना, पी समथिंग, तो वो हम किन दो चीजों को मल्टीप्लाई कर रहे हैं? एक समथिंग प्रेशर एंड एक समथिंग वॉल्यूम। देखो ध्यान से, न्यूटन अपॉन मीटर स्क्वायर इनटू समथिंग वॉल्यूम। गायब
दिख रहा है जूल, समझ में आ रही कहानी। तो इट इज नॉट पाई आर स्क्वायर, इट इज एक वॉल्यूम और एक प्रेशर को जब मल्टीप्लाई करा जाता है तो यूनिट जूल आती है। तो यहाँ पर इसलिए ये दो कहानी बहुत फंडामेंटल गड़बड़ है। तो क्या है कहानी यहाँ पे, इवन दो देखो एप्पल और ऑरेंज तो कंपेयर वैसे भी नहीं हो रहे, मैं तुमसे बोल रहा हूँ ये 2 मीटर क्यूब, ये 4 मीटर क्यूब, ये हाँ चलो 4 न्यूटन अपॉन मीटर स्क्वायर और ये 6 न्यूटन अपॉन मीटर स्क्वायर। दिखने में तुम्हें लग रहा है कि अच्छा 6 माइनस 2 भी, 6 माइनस 4 भी 2 है, 4 माइनस 2 भी 2 है, बट वो 2 इज इक्वल टू 2 नहीं है। यहाँ पे 2 मीटर क्यूब है और यहाँ पे 2 न्यूटन अपॉन मीटर स्क्वायर है। इन दोनों को तो जीवन में तुम कंपेयर कर ही नहीं पाओगे ना, हम मैग्नीट्यूड थोड़ा बोल रहे हैं, हमारे एप्पल और ऑरेंज का कंपैरिजन ही नहीं है। तो वो वाली कहानी है। तो यूनिट समझो ध्यान से, इसीलिए हम एक, तो पाई ए बी का मतलब समझना है कि क्या है। ये एक इलिप्स जैसी चीज इमेजिन करो, तो हाफ लेंथ को हम ए बोलते हैं, अनदर हाफ लेंथ को हम बी बोलते हैं। तो अभी इलिप्स का एरिया थोड़ा सा याद कर लो, पाई ए बी होता है। तो पाई ए का काम कर रहा है, क्या कर रहा है ए का काम, ये समथिंग लाइक v2 माइनस वी1 अपॉन 2, राइट है ना। तो वो आएगा v2 माइनस वी1 अपॉन 2 और ये आएगा p2 माइनस p1 अपॉन 2। समझ में आ रही कहानी। और वो जानबूझ के ना वो वही वाला सवाल है कि क्या गिवन है ना, जैसे हम वो करते हैं ऑप्शन वाइज, या अगर ये मल्टीपल आंसर में आता तो बहुत लोग ना ये लगा देते दोनों, बट वो फंडामेंटली डायमेंशनली ही लोचा है उसमें। श्योर, पक्का, आगे बोलो। एनी अदर 15 50 प्रेशर वॉल्यूम दिया गया है, टेम्परेचर वॉल्यूम बताना है। कोई समझाएगा अगर किसी ने करा हो, यार मैं दिमाग लगाऊं, कोई बता दो अगर किसी ने करा है क्या, कोई एक्सप्लेन कर सकता है क्या। प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम का एक ग्राफ है कुछ, यार कौन कौन कर रहा है यार। टी वर्सेस वी, बताओ बताओ बताओ, बता दे। प्रेशर कांस्टेंट है तो आंसर बी है इसका। ओह ओके, किसको डाउट था, वेरी गुड, किसको डाउट था ये, अबे 50 किसको। तो यार हाँ बिल्कुल सही कहानी है, ऑप्शन एलिमिनेट करना। ये जो लाइन है प्रेशर कांस्टेंट, पक्का प्रेशर अगर कांस्टेंट है PV इज इक्वल टू nRT, तो जीवन भर हमारे साथ है। ये कांस्टेंट बोला तूने, तो V अपॉन टी, यहाँ पे सॉरी T अपॉन बी, वॉट एवर, T अपॉन वी, कहना से वो स्लोप है। तो y इज इक्वल टू mx जैसी दिख रही है, स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन। चारों ऑप्शन में कुछ बचा ही नहीं, फिर तो वो बचा ही एक ही है। बाकी आगे मैं समझा सकता हूँ बट आई डोंट थिंक इट्स नीडेड, क्योंकि जब पता ही लग रहा है तो फिर व्हाट इज द पॉइंट, है ना। श्योर, एनी अदर, जल्दी बताओ जल्दी बताओ। हाँ जी बोल बोल। हाँ DPP2, ये कहाँ पहुँच गए हम। हाँ जी, ये DPP2 मैंने भी दिया नहीं होगा, ऑप्शनल था यार। आज मैं ना अभी बहुत डिटेल में CP/CV इन सबको डिस्कस करने वाला हूँ, एक बार उसके बाद कर लेना, मतलब अगर डाउट हो मतलब बता सकता हूँ, बट अभी मैं उसी से ही स्टार्ट कर रहा हूँ कुछ चीज़ें। तो एनी अदर प्रॉब्लम इस कि हमें V की लिमिट दी होती ना तो बहुत आसान हो जाता। अब प्रॉब्लम इसकी T दिया है, T1 से T2 हो जाए, राइट, वो सोचना पड़ेगा कैसे करें। करा है बताओ। ओके हाँ, फिर उससे आंसर आ जाएगा, बट इसमें कुछ गलती है बहुत। अच्छा एक चीज़ बताना, सुना मुझे बताओ। हाँ। अच्छा इसमें लेकिन एक गलती है, हाँ मतलब आंसर आ गया होगा इससे, है ना, बट इसमें एक गलती है, कोई बताएगा क्या है। अच्छा मतलब इन लोगों ने ना क्वेश्चन नंबर 32 में फंडामेंटल चीज़ पूछ रहा हूँ। नहीं वो प्रॉब्लम नहीं है, कुछ और प्रॉब्लम है। अच्छा PV रेस पर गामा किसकी इक्वेशन है, मतलब किस चीज़ को हम PV रेस पर गामा कांस्टेंट बोलते हैं, मतलब ये क्या प्रोसेस है, एडियाबैटिक, राइट। क्या गामा की वैल्यू कुछ भी हो सकती है क्या। अब जो तूने किया है, तूने बोला P/V² कांस्टेंट है, तो इनडायरेक्टली तूने ये करा शायद, है ना, और गामा को तूने -2 किया
और फॉर्मूला कुछ वर्क डन का जो तुमने बोला P1 V1 P2 V2 अपॉन गामा माइनस वन, कुछ ऐसा वाला। इसमें क्या गलती है? आंसर आएगा इससे, बट इसमें कुछ लोचा है। कोई बताएगा क्या है? मतलब व्हाट ही डिड वाज, ये था कंपेयर किया उसको एडियाबेटिक प्रोसेस वाली टाइप की चीज़ से, और गामा को सोचा -2 है और फॉर्मूला लगा दिया। व्हाट इज द प्रॉब्लम? मतलब आंसर तो चलो मैं बताता हूँ क्यों आ रहा है, बट गामा माइनस में नहीं हो सकता, एक चीज़ तो ये है। तो ये पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस है, समझो ध्यान से कि क्या है। व्हाट इज द अंतर बिटवीन अ पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस एंड एडियाबेटिक प्रोसेस? एडियाबेटिक प्रोसेस में हम बोलते हैं, अभी आज मैं डिस्कस करने वाला हूँ, Q0 को हम एडियाबेटिक बोलते हैं, और उसका जब हम डेरिवेशन करते हैं ना कुछ कुछ चीज़ें करके, तो वो PV रेस पर गामा कांस्टेंट आता है कि यार अगर मोनोटॉमिक गैस है तो ये 5/3 हो जाएगा, डायटोमिक है तो 7/5 हो जाएगा, उसके फॉर्मूले दिए। समहाउ तुमने कुछ कंपैरिजन करा, वो कहानी आ गई और वो आंसर सही भी हो जाएगा, है ना। बट रियलिटी में दिक्कत वहाँ पर यह है कि ये एडियाबेटिक प्रोसेस नहीं है ना, जस्ट अ कंपैरिजन जैसा दिख रहा है इसलिए वो काम कर रहा है। बट इन जनरल अब समझो ध्यान से यार, जब हमने ये पढ़ा है ना, तब हमने कोई कंडीशन अप्लाई नहीं लगाई है। हमने बोला है किसी भी प्रोसेस में वर्क डन हमेशा इंटीग्रेशन PdV हमेशा काम करता है, हमेशा, नो मैटर व्हाट। हमने बोला यार ये सॉल्व तो हो नहीं सकता क्योंकि प्रेशर है, बट P और V में एक रिश्ता दिया था, तो उससे हमने P को रिप्लेस किया AV² इंटू DV और इंटीग्रेशन चिपका दिया। A कांस्टेंट था वो निकाल लिया, V² का इंटीग्रेशन आ गया V³/3, ये भी सही। तकलीफ ये हुई कि हमें बोला जाता कि उसका वॉल्यूम V1 से V2 हो रहा है, तो मैं V1 से V2 लिमिट डाल देता, मेरा काम चल जाता। समहाउ ऑप्शन में बोला गया है कि टेम्परेचर उसका कुछ T1 से T2 हो रहा है, मतलब कहीं ना कहीं मुझे उसको T के टर्म्स में लाना पड़ेगा, सो दैट मैं वो कहानी करूँ, वो खेलना स्टार्ट कर दो। A को लिख सकते हैं P/V² जैसा कुछ, लिमिट अभी नहीं डाली है, बट इसको P/V² लिख सकते हैं। ये गायब होगा, देखो PV बन गया, और PV को अपन लिख सकते हैं nRT, और ये सब तो कांस्टेंट ही है, और T में लिमिट चिपका दो T1 से T2। नाउ वी कैन से nR∆T/3, nR_T2 - T1/3। तो वो कहानी, और आज मैं एडियाबेटिक बताऊंगा, देन यू विल गेट अ बेटर आइडिया कि क्यों वो वर्क करता है। बट इट इज़ अ पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस, इसलिए वो काम कर रहा है, मैथमेटिकली कर रहा है, हाँ, नहीं तो वो रॉन्ग है। राइट, आगे बोलो, एनी अदर? हाँ बोल बोल, तेज बोलना थोड़ा। ये समझा, ये समझा, V³/3 समझा, पक्का। A कांस्टेंट था, बाहर आया, हमें अब लिमिट यहाँ V1 से V2 हम डाल सकते थे, बट हमें वो गिवन नहीं था, तो हमें T के टर्म्स में करना था। तो A जो था हमारा एक कांस्टेंट था जो किसके बराबर था, P/V² के, तो A को हटा के मैंने उसको P/V² लिखा, V² से गायब हुआ, तो बचा क्या यहाँ पे, P/V। PV = nRT तो हमेशा है हमारे पास, तो उसको मैंने nRT लिखा और T पे लिमिट डाल दी जो प्रॉब्लम में गिवन थी, है ना। आगे क्या क्या यार, गामा ना यार देख, गामा डिफाइंड कैसे, याद है क्या? तो गामा Cp/Cv से डिफाइंड है। Cp मोलर हीट कैपेसिटी कांस्टेंट प्रेशर पे है, तो वो हमेशा पॉजिटिव नंबर है, तो वो गामा नेगेटिव नहीं होता है, उसको हम बोलते हैं PV⁴n या PV⁴x जैसा पढ़ा होगा। इट इज कॉल्ड एज पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस, तो उसको हम गामा नहीं बोलेंगे, हम ये बोलेंगे कि कोई अगर डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोसेस है। देखो, एडियाबेटिक प्रोसेस के PV में पावर गामा आता है, और वो गामा होता है Cp/Cv, वो पॉजिटिव नंबर है। बट कोई एक रैंडम प्रोसेस PV⁻⁻3, ये कोई रैंडम प्रोसेस है, ये एडियाबेटिक नहीं है। देखो, एक जगह से दूसरे जगह जाने के इनफाइनाइट रास्ते हो सकते हैं। एक P1 V1 T1 से P2 V2 T2 तक जाने के बहुत इनफाइनाइट तरीके हैं ना, तो इनफाइनाइट तरीके हैं, तो इनफाइनाइट हीट कैपेसिटी डिफाइंड है, मोलर हीट कैपेसिटी। बट वो प्रोसेस आउट ऑफ दोज इनफाइनाइट तरीका, एक स्पेसिफिक तरीके को हम एडियाबेटिक प्रोसेस बोलते हैं, है ना। तो वो अंतर है कि बहुत तरीके हैं, उसमें एक तरीका टेम्परेचर कांस्टेंट, एक तरीका प्रेशर कांस्टेंट, एक तरीका वॉल्यूम कांस्टेंट, एक तरीका की एडियाबेटिक। तो ऐसे 4 हमारे लिए स्टैंडर्ड हैं, बाकी तरीके इनफिनिट हैं, इनफिनिट हीट कैपेसिटी है, तो इसको हम एडियाबेटिक नहीं बोलेंगे, इसको हम गामा नहीं बोलेंगे। गामा हम वही Cp/Cv बोलते हैं। नो, सही है, आगे बढ़ा जाए, डन, ओके। यार अभी पहले पढ़ ले, पूछ ले, अच्छा पेज नंबर बोल देना, 1110 1110 क्या
क्वेश्चन नंबर एक्सपेरिमेंट टेक्स समथिंग समथिंग, यही वाला ना, एक्सपेरिमेंट टेक्स 10 मिनट्स टू रेज द टेम्परेचर। यार कुछ रामायण लिखी है, पता नहीं क्या बताना है। ओके यार जो लिखा है ना मेरे हिसाब से लिखते चला जा। एक लास्ट लाइन एक तो इम्पॉर्टेंट है, निगलेक्टिंग द स्पेसिफिक हीट ऑफ कंटेनर, मतलब हम कंटेनर गर्म हो रहा है ये सब मान ही नहीं रहे हैं, ठीक है। तो इसमें पानी भरा है, इट टेक्स क्या है अच्छा हमने यहाँ पे आग लगाई, ठीक है, और वो आग कांस्टेंट हीट सप्लाई कर रही है इन 1 सेकेंड, मतलब dq बाई dt कांस्टेंट इनडायरेक्टली, राइट। उसको मैं कुछ एक नंबर वॉटेवर जो भी dq बाई dt को मैं कुछ कांस्टेंट मान ले रहा हूँ c, ठीक है। तो इन्होंने बोला है कि पहले 10 मिनट में उसका टेम्परेचर, जो अंदर का जो पानी भरा है उसके मास को मैं मान रहा हूँ s, तो अंदर जो पानी भरा हुआ है उसको 10 मिनट लग रहे हैं उसका टेम्परेचर 0 से 100 पहुँचाने में। 0 से 100 पहुँचाने में उसको कितनी हीट देनी पड़ेगी, m इंटू एस इंटू 100 माइनस 0 100, और इसको समय लग रहा है 10 मिनट। 1 सेकेंड में जो हीट जा रही है उसको मैं c बोल रहा हूँ, समथिंग जूल पर सेकेंड। सी सम कॉन्स्टेंट, अच्छा सी मत यूज़ करो, सी यहाँ पे यूज़ होता है, कुछ और नंबर बोल दो ना, ए बी पी, ठीक है, पी जूल पर सेकेंड। तो 10 सेकेंड में मैं कितनी हीट, 10 मिनट में मैं कितनी हीट सप्लाई करूँगा इसको, 10 इंटू 60 इंटू पी, ये समझो, ये समझा। 1 सेकेंड में पी हीट दे रहा हूँ, तो 10 मिनट में इतने सेकेंड, तो इतनी हीट दे रहा हूँ। पहली क्वेश्चन समझ में आई। अगली कहानी में लिखा है अनदर 55 मिनट्स टू कन्वर्ट टोटली इंटू स्टीम। 100 पे मैं पहुंच गया हूं, अब मैंने उसको हल्का सा भी गर्म किया तो वेपर बनेगा। m मास ऑफ पानी को अगर मुझे पूरा वेपर में कन्वर्ट करना है तो इतनी हीट चाहिए, और इसको कितना समय लग रहा है, 55 मिनट। तो 55 इंटू 60 इंटू पी, सही है, खत्म हो गया। फिर क्या पूछा गया है, हीट ऑफ वेपराइजेशन, तो फिर S दिया होगा। ये गिवन है यार 1 कैलोरी पर ग्राम, दोनों को डिवाइड कर दो, P गायब, M गायब, ये गिवन है, L निकालना है, कन्वर्ट करना पड़ेगा, वो जूल वूल फूल में दिया, कैलोरी में दिया, वो सब कन्वर्ट करना पड़ेगा, पक्का। व्हाट 550, अबे तूने सॉल्व किया है, वेरी गुड ब्रो। सुनो बड़े आगे, सही है ना, अच्छी बात है ना। हाँ यार लास्ट प्रॉब्लम हमने जो करा है वो करा है ग्राफ वाला, कन्वर्जन, नहीं उसके बाद एक और कर लिया है कुछ, ये क्या है, अच्छा वर्क डन वाले प्रॉब्लम कर लिए हैं। ओके, जितनी स्टोरी हमने पढ़ी उसको अब रिवाइज कर रहे हैं। हाँ रिवाइज नहीं करने, सॉरी, सारी कहानी का कॉम्बिनेशन है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स जो स्टार्ट करना है। सो कैन यू राइट डाउन द हेडिंग एज फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। हाँ अब ये तो चैप्टर था, थर्मोडायनेमिक्स चैप्टर था, अब हम फर्स्ट लॉ स्टेट कर रहे हैं। हाँ मतलब अब उसका, हाँ ओके, सो राइट डाउन द हेडिंग। अब बढ़िया सही चीज़ है, अब तुम्हें लगेगा कि जानी पहचानी चीज़ें केमिस्ट्री में और इसमें दिख रही हैं, वो सिमिलर दिखेगा। राइट डाउन द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। दिस इज नथिंग बट एनर्जी कंजर्वेशन फॉर गैसेस, ठीक है। याद करने के पहले एक फील दिला दे रहा हूं कि वो फील क्या काम कर रही है। अच्छा वैसे तुमने केमिस्ट्री में ऑलरेडी पढ़ा हुआ है तो तुम्हें फॉर्मूला याद है, उसको थोड़ा सा तुमने पढ़ा है ये, ठीक है। जो चीज़ हमने पढ़ी उसमें केवल एक ही चेंज है, कहने का तरीका। वर्क डन अगर गैस कर रही है, गैस, तो हमने बोला वर्क डन बाय द गैस पॉजिटिव है, ऑन द गैस नेगेटिव है। केमिस्ट्री में उल्टा पढ़ा है तो मतलब इनडायरेक्टली जो हमने W यहाँ पढ़ा है वहाँ पे उल्टा है। मतलब अगर वहाँ वाले में अगर मैं -W चिपका दूँ तो वो इधर आके +W बन जाएगा। दिस इज हमारा फिजिक्स का फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। अब समझना, याद करने के लिए मैं थोड़ी सी स्टोरी सुना रहा हूँ। बेसिक फील क्या है, इट इज़ नथिंग बट एनर्जी कंजर्वेशन। मेरे पास एक पिस्टन, इसमें गैस भरी हुई है, यहाँ से मैं हीट, अच्छा आई होप सबको कन्वेंशन याद है। Q अगर हमारा हीट दे रहे हैं, हम किसके रिस्पेक्ट में स्टडी कर रहे हैं, सब कुछ सिस्टम के रिस्पेक्ट में। इफ आई एम गिविंग हीट टू द सिस्टम तो हमारा Q पॉजिटिव,
अगर हमारा हीट निकल रही है तो क्यू नेगेटिव, इतनी कहानी है। बेसिक प्रिंसिपल क्या है, अगर मैंने इसको हीट दी क्यू, वो हीट दो जगह जा सकती है। अगर ये पिस्टन फ्री है मूव होने के लिए तो यहाँ पे हीट गर्म हुई, मतलब गैस गर्म हुई, तो हो सकता है ये हीट ने कुछ ऐसा काम करा हो कि उसकी इंटरनल एनर्जी ऑफ द गैस बढ़ाई हो। अगर यहाँ बढ़ा, टेम्परेचर बढ़ा, टेम्परेचर बढ़ा, प्रेशर बढ़ा, प्रेशर बढ़ा, तो हो सकता है इसको धक्का लगा हो और ये धीरे धीरे ऊपर चला गया हो। तो हमने जो हीट दी उसने दो काम करे, एक काम करा इंटरनल एनर्जी ऑफ द गैस बढ़ाने का, और दूसरा काम करा उसने अपने आप को एक्सपैंड करने के लिए वर्क डन बाय द गैस। तो दिस इज माय फर्स्ट लॉ ऑफ होल कहानी जो अब अपने को स्टडी करनी है वो ये है। अब समझना ध्यान से इसमें क्या क्या बातें हैं जो अपने को बहुत इज्जत से याद रखनी है। पहली चीज़, अच्छा आई होप सबको कन्वेंशन सारे याद होंगे। हीट जब सिस्टम को दे रहे हैं तो हमारे लिए वो पॉजिटिव है, उससे निकल रही है तो वो निगेटिव है। ये चेंज इन इंटरनल एनर्जी है, ये हमारे पास वर्क डन बाय द गैस है। ठीक है, तो पहली चीज़ हीट पॉजिटिव नेगेटिव आई होप सबको याद है। डेल्टा यू चेंज इन इंटरनल एनर्जी। एक मिनट पहले एक बार सुन लो काम की चीज़ें जो ये है, फिर लिख लेना साथ में। ठीक है, W इज हमारा वर्क डन। ठीक है, वर्क डन का जो हमारा फॉर्मूला है, अच्छा U अगर तुम्हें याद हो हमने पिछले चैप्टर में हम इस जगह पे भी पहुंच गए थे। U हमने डिफाइन करा था F/2 nRT से, याद है? या हम यहाँ पे डेल्टा U लिख रहे हैं तो यहाँ पे डेल्टा चिपका दे रहा हूँ सीधे। डेल्टा U इज डेल्टा T जैसा हो जाएगा। कहना है से अगर गैस एक जगह से दूसरी जगह पहुंच रही है तो F/2 हमने गैस फिक्स कर दी, नंबर ऑफ मोल्स फिक्स कर दिए, तो F/2 nR फिक्स हो गया। मैं एक जगह से दूसरी जगह कैसे भी जाऊं घूम के, इसको किस बात से मतलब है कि मेरा फाइनल टेम्परेचर और इनिशियल टेम्परेचर का डिफरेंस कितना है, तो इसको हम बोलते हैं इसलिए स्टेट फंक्शन, कि इसको केवल फाइनल और इनिशियल स्टेट से मतलब है। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज स्टेट फंक्शन। वर्क डन, फिर से वही प्रॉब्लम सेम। यहां से मैं यहां जा रहा हूं, पीवी वर्सेस ग्राफ है। अगर मैं ऐसे जाऊं या ऐसे जाऊं या ऐसे जाऊं या ऐसे जाऊं, कहना है हर एक केस में एरिया अंडर द कर्व चेंज हो रहा है। तो मतलब मैं कैसे जा रहा हूँ एक जगह से दूसरी जगह तक, तो हमारा अगर एरिया अंडर द कर्व चेंज हो रहा है मतलब W चेंज हो रहा है, तो कहना है इसको हम बोलते हैं पाथ फंक्शन। वर्ड समझ में आ रहा है कि पाथ पर डिपेंड कर रहा है। अगर एक चीज़ स्टेट फंक्शन पे डिपेंड कर रही है, एक चीज़ पाथ फंक्शन पे डिपेंड कर रही है, तो उनका समेशन किस पर डिपेंड करेगा? पाथ पे यार, है ना? समझो ध्यान से ना, क्योंकि ये सब के लिए कांस्टेंट है तुम कैसे पहुंच रहे हो। अगर एक चीज पाथ पर डिपेंड कर रही है, कैन आई से ये ओवरऑल दिस विल ऑल्सो बी अ पाथ फंक्शन। ये समझ में आ रही कहानी? पक्का? श्योर? यहां तक कोई दिक्कत नहीं। अब अपने को इंडिपेंडेंटली हमने ये निकालना सीखा था, इंडिपेंडेंटली इंटीग्रेशन पीडीवी हमने यहाँ पे सीख लिया है ना? वर्क डन जो हमारा डिफाइन है इंटीग्रेशन पीडीवी, ये हमने अभी 2 4 5 प्रॉब्लम में ये निकालना सीखा है। इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमारा क्यू आएगा, और यही पूरी स्टोरी है अभी आज का क्रक्स और फुल कहानी इज दिस। पक्का समझ में आ रही है? प्लीज थोड़ा सा बस याद रखना कि वो केमिस्ट्री और फिजिक्स का थोड़ा सा ध्यान रखना। ये ऐसे लिखा जाता है, और अगर हम एक छोटू हीट सप्लाई कर रहे हैं तो उसको कई बार ऐसे भी लिखते हैं कि अगर हम छोटू हीट सप्लाई कर रहे हैं तो छोटू उस फॉर्म में याद आएगी। प्राइमरली आई विल यूज दिस क्यू, हीट गिवन टू द सिस्टम, वो 2 जगह जा सकती है, उसकी इंटरनल एनर्जी बढ़ाने में, या वो गैस कुछ मेहनत कर सकती है। समझ में आ रही कहानी? पक्का? इस सब का डिटेल डिस्कशन करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि 2 जगह पे सेम चीजें चलती है। बिल्कुल श्योर? पक्का? राइट डाउन जल्दी से, थोड़ा सा जल्दी लिखना है। सब तुमने एक एक बार लिखा हुआ है यार केमिस्ट्री में ये सब। क्या है क्या बाहर मिला तो ऐसा रख लिया ऐसा तो आज पैर वैर तो ठीक है ना, दिखा ना, मंदिर ही जाके रख देना, अपने घर पे मंदिर है। अरे भाई सही भगवान हाँ यार, चीप थ्रिल्स खत्म ही नहीं हो रहा है। Why are you following me? सवाल ये है। हाँ क्या स्टोरी क्यों नहीं? अपने जवानी के टाइम, जवानी अरे तुमने बोल ही दिया यार, कॉलेज टाइम की उसके लिए अलग क्लास लगेगी ना, ये अलग क्लास। ओए इसी ये जो होने लगता है ना, ये प्रॉब्लम है। ओए बड़े आगे डन। अब क्विकली इंपॉर्टेंट चीज, W हमारा स्टेट फंक्शन है, ठीक है? सॉरी हाँ स्टेट फंक्शन है, ठीक है? हमने एक फॉर्मूले उस पर पहुंच, अच्छा एक मिनट, अब देखो ध्यान से,
ये सही पक्का? इफ़ यू रिमेंबर हमने जनरलाइज चीज़ें क्या क्या पढ़ी एक बार बहुत ध्यान से। ये जो था अगर तुम्हें याद हो ये हमने पढ़ा था NC डेल्टा टी, याद है? ये जो हमने पढ़ा है ये पढ़ा था हमने सेकंड KTG में F/2 NR डेल्टा टी, ये भी चलेगा। और ये हमारा कुछ इंटीग्रेशन PDV जैसा है, बिल्कुल ही जनरलाइज, इसमें कहीं पर भी कुछ भी अभी मैंने ये नहीं माना कि इस टाइप का प्रोसेस है। बट अगर मैं बोलता कि इफ आइसोकोरिक प्रोसेस है अगर, तो क्या हम ये बोल सकते हैं वॉल्यूम कांस्टेंट होगा? वॉल्यूम कांस्टेंट होगा तो हम वर्क डन 0 बोल सकते हैं। अगर हमारा ये वाला टर्म 0 हो गया, जब हमारा वॉल्यूम कांस्टेंट होता था उस टाइम पे ये मोलर स्पेसिफिक हीट को हम C की जगह किससे रिप्रेजेंट करते थे? याद है? जब हमारा वॉल्यूम कांस्टेंट होता था उस टाइम पर अगर किसी चीज़ का टेम्परेचर डेल्टा टी बढ़ाने के लिए जो हीट देनी पड़ती थी वो होती थी NCV डेल्टा टी के बराबर। वो हमने क्या याद किया हुआ है? डेल्टा यू तो है स्टेट फंक्शन है। अगर स्टेट फंक्शन है तो स्टेट फंक्शन में उसको तो लेना ही देना नहीं, उसके लिए तो हमेशा ही यही है फॉर्मूला, राइट? देखो ध्यान से, गायब गायब, तो तुमने शायद ये याद किया होगा डायरेक्टली, उसका डेरिवेशन ये है। सो पहली इंपॉर्टेंट चीज, जितने डब्बे बना रहा हूँ यू हैव टू केयरफुली रिमेंबर, क्या यहाँ से बोल सकते हैं CV और F में जो रिश्ता है CV इज इक्वल टू F/2R आता है, ये तुमने याद किया है 3/2R 5/2R, वो कहाँ से आता है ये समझ में आ गया? प्लीज सारे डब्बे याद रखना। तो CV इज इक्वल टू F/2R, CP कहना से वो हमने पढ़ा था CV प्लस R होता है, तो CP को F के टर्म्स में हम क्या याद रखेंगे? इसमें प्लस R करेंगे तो F/2 + 1। अगला फॉर्मूला तुम्हें CP का याद रखना है, ये सही पक्का? तीसरी चीज CP/CV हमने याद किया है वो होता है गामा के बराबर, राइट? इसमें तुम्हें याद रखना, अच्छा क्या हमने CP/CV गामा के, ये हमने पहले कर लिया है शायद। CV को हम गामा के टर्म्स में R/γ-1 एंड CP को गामा R/γ-1, ये सब याद रखनी है कहानी, ये सही। लास्ट चीज एक और याद रखनी है, अगर मैं CP को ये रिप्लेस करूं यहाँ, CV को ये रिप्लेस करूं यहाँ, तो एक चीज और याद रखनी है, तो दिस अपॉन दिस F/2 + 1 × R अपॉन FR/2 गायब, सॉरी R और R गायब, इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ रहा है? गामा के बराबर, राइट? गामा और F में रिश्ता याद रखना है। एक तो यहाँ पे एलसीएम ले रहा हूँ यहाँ पे, तो 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा, तो क्या आ रहा है? F+2 अपॉन F ना, इज इक्वल टू गामा। हाँ, तो ऐसे याद रखा जाता है, गामा इज 1 + 2/F। तो एक गामा F के टर्म्स में ये और याद रखना है। सो क्या क्या कहानी याद रखनी है? सबसे पहले CV F/2R, CP F/2 + 1 × R, CP/CV गामा होता है, CV गामा के टर्म्स में R/γ-1, CP R, ये सब घुमा फिरा के सिमिलर चीज़ें लिखी है, बट यू हैव टू मेमोराइज एवरीथिंग। इसके बाद मैं एक टेबल दे रहा हूँ मोनो और डायटोमिक के लिए, सब इमीडिएटली याद होना चाहिए, जो प्रॉबेबली शायद याद ही होगा, बट इतनी चीज़ें बेयर मिनिमम यू हैव टू रिमेंबर। श्योर? लिखो जल्दी से। हाँ सही ना? ओके वो यार, वो जो टेबल है मोनो डाई का, आई गेस आई एम अज्यूमिंग याद होगा। मैं बस एक बार ये बोल रहा हूँ कि ये डायरेक्टली यू हैव टू रिमेंबर ऑल दीज थिंग। एक छोटी सी टेबल बना लो बस एक, कि किसका क्या क्या होता है कहानी। कितना लिखना है? मोनो डाई एंड एक्चुअली पॉली का लीनियर एंड नॉन लीनियर दो अलग अलग हैं, कम यूज होते हैं, बट ठीक है, अभी बेसिक सा है वो याद ही रख लो फिर, ठीक है? सारी चीज़ें लिख लेते हैं। 1 इज डिग्री ऑफ फ्रीडम, CV, CP एंड एक्चुअली गामा ऑल्सो। ओके, आई होप काफ़ी चीज़ें तो शायद को याद ही हो तुम्हें, पता तो वैसे सभी होगा, वैसे मोस्टली ये सब करा ही जा चुका है। ओके, एक बार बोल दोगे जल्दी से? ओके क्विकली, पहला वाला मोनो के लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम, हाँ, मोनोएटॉमिक गैस के लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम 3,
और ये सारी 3 की 3 ट्रांसलेशनल है, इसमें कोई भी रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम नहीं है। टी ट्रांसलेशनल एंड रोटेशनल लिख रहा हूँ। डाई का बोलो, एक मिनट पहले ये पूरा भर लेते हैं। CV इज F/2R, तो ये कितना होगा 3/2R। CP इसमें R ऐड कर दो तो 5/2R। गामा 1.6 है ना, तो मतलब बेसिकली 5/3 एंड ऑल्सो ऑब्वियसली यू हैव टू रिमेंबर दिस ऑल्सो 1.6, क्योंकि वो कई बार कंपेयर करने में स्लोप देखने में किसका ज़्यादा होता है वो याद रखना है। ओके, डाई में बोल दो 5। प्लीज़ याद रखना जब अच्छा प्रॉब्लम पूछा जाता है तो वो हो सकता है डाई दे बट बोल दे केवल ट्रांसलेशनल बताओ, ट्रांसलेशनल की एनर्जी बताओ, तो वो थोड़ा सा याद रखना। 5 टोटल है जिसमें 3 ये है 2 ये है। ओके, CV है ना F/2R, इसमें R ऐड कर दो 7/5 विच इज 1.4। ओके, अच्छा पॉलीलीनियर और डाई बिहेव्स एग्जैक्टली इन द सेम वे, है ना, तो ये तो कॉपी पेस्ट कर दो बिल्कुल। 5/2R ओके नॉन। अच्छा दिस आई एम टॉकिंग अबाउट समथिंग लाइक पानी H2O, तो H2O में 6 होता है, उसमें 3 और 3 है, 3 ट्रांसलेशनल है 3 रोटेशनल है, तो वो वाला 6 है। तो ये तो 6/2 में फैक्टर बचेगा 3R, उसमें R ऐड करेंगे तो ये 4/3 तो 1.33। तो अगर ध्यान दो ऊपर से नीचे आने पे गामा निगेटिव मतलब कम होता चला जा रहा है। इसके यूज केस आएगा जब हम PV ग्राफ देखते हैं, स्लोप ऑफ आइसोथर्मल एडियाबेटिक डाई मोनो पॉली का कैसा स्लोप होता है, उसमें ये काम आएगा ये वाला नंबर जो डेसिमल वाला नंबर है। बट आइडियली यू हैव टू रिमेंबर ये सारी चीज़ें इमीडिएटली, क्योंकि इसका टाइम नहीं होगा तुम फार्मूला चिपकाओ, इतनी बेर मिनिमम यू हैव टू रिमेंबर। सही है, पढ़े? तो नॉर्मली गैसेस के लिए CP CV अगर मोनो और डाई हैं तो फिक्स होता है, बट अगर हम किसी मोनोएटॉमिक को डाई से मिक्स कर दिया या कुछ मल्टीपल गैसेस मिक्स करी हैं तो एक टाइप ऑफ प्रॉब्लम बनते हैं जहाँ पे मिक्सचर ऑफ गैस का CV बता दो या CP बता दो या गामा बता दो, उसका एक छोटी सी चीज़ लिख लो, उससे समझ में आ जाएगा, बहुत बेसिक सी चीज़ है। सो राइट डाउन द हेडिंग एज मिक्सचर ऑफ गैसेस। मिक्सचर ऑफ गैसेस इट इज़ नथिंग बट कि मैंने एक ऑक्सीजन और एक हीलियम को मिला दिया एक रूम में, है ना, तो बताओ उसका एक काइंड ऑफ अ CV मिक्सचर क्या होगा या CP मिक्सचर क्या होगा। तो फंडामेंटल कहानी क्या है, टोटल इंटरनल एनर्जी कांस्टेंट रहती है। हटा दूँ, लिख लोगे ना, याद ही है ना। ओके, तो वो याद क्या रखना है कि हमारे पास CV ऑफ मिक्सचर जो होता है, CV अगर मेरे पास, तो आइडिया क्या है कि बहुत सारे को हमने सेम टेम्परेचर पे मिलाया, है ना, तो जो टोटल इंटरनल एनर्जी है वो कांस्टेंट रहती है, तो वो होती है NCV∆T और सबका टेम्परेचर सेम है, तो फॉर्मूला ये बन जाता है N1CV1 N2CV2 एंड सो ऑन अपॉन, ठीक है। सिमिलरली CP मिक्सचर सिमिलर बन जाता है, या तुम डायरेक्टली ना अगर CV मिक्सचर निकाल लिया है उसमें R ऐड कर दो, सिंपली ये भी काम करता है। गामा ऑफ मिक्सचर दैट्स इट, CP मिक्सचर अपॉन CV मिक्सचर। समझ में आ रही कहानी क्या है, बहुत सिंपल सा एक प्रॉब्लम करा देता हूँ तो यू विल गेट एन आइडिया। तो CV मिक्सचर है, एक्चुअली CP मिक्सचर भी सेम ही है अगर लिखना हो, बट बेटर इसकी भाई सब में मैं R ही ऐड कर रहा हूँ, इसलिए वो डायरेक्टली ये भी काम कर रहा है। तो CP मिक्सचर अगर लिखना हो सेपरेटली तो CP1 एंड सो ऑन अपॉन समेशन। अच्छा मैं प्रॉब्लम बोल दूं तब तक। 2 मोल ऑफ हाइड्रोजन इज मिक्सड विद 3 मोल ऑफ ऑक्सीजन। 2 moles of hydrogen is mixed with 3 moles of oxygen. Find the gamma mixture of the gas. भाई सामने फॉर्मूला लिखा है, इसमें भी लोग गलतियां करते हैं इसलिए मैं बता रहा हूँ, बस केवल इज्जत से फॉर्मूला लगा देना। 2 मोल ऑफ ऑक्सीजन ही हीलियम, एक मोनोएटॉमिक डाइटॉन। 2 मोल ऑफ हाइड्रोजन इज मिक्सड विद 3 मोल्स ऑफ हीलियम। 2 moles of hydrogen gas is mixed with 3 moles of helium gas. Find the gamma mixture. दो हाइड्रोजन के and 3 moles of helium. Find gamma mixture of the gas. प्लीज एक ही बार में इज्जत से तमीज से करना, कुछ भी नहीं है प्रॉब्लम में। सामने ये कोई लिख रहा है क्या, ये
है ना। सामने फॉर्मूला है, बहुत तमीज से लगाना, बस केवल इज्जत से फॉर्मूला चिपकाना है तुम्हें। क्या है, नहीं, हाँ, N1CV1 2 मोल ऑफ हाइड्रोजन के हैं, N1 हाइड्रोजन, सॉरी डायटोमिक गैस है तो 5/2R प्लस 3 मोल्स ऑफ हीलियम, 3 हीलियम मोनोटॉमिक अपॉन N1 प्लस N2। कितना आ रहा है ये नंबर, 10/19 आता है क्या ये? 19/10, सॉरी 19R/10 आएगा ये आ गया। CP मिक्सचर हमने क्या बोला, इसमें R ऐड करना है, इसमें R ऐड करेंगे यार, 29R/10 आएगा। दिस अपॉन दिस करना था यार, मतलब जिन लोगों की गलती, आई डोंट नो, बहुत लोगों ने तो अभी भी किया ही नहीं है भाई। प्लीज अंडरस्टैंड, ये बहुत बेसिक से प्रॉब्लम है। दिस यू विल गेट टू सी अलॉट, ये भी बहुत पूछे गए हैं, क्योंकि वो फॉर्मूला इज बेसिकली एनर्जी, इंटरनल एनर्जी का कंजर्वेशन है, वहां से आया है, सीधी सीधी चिपकाना है। श्योर। अब आ रहे हैं प्रॉपर कहानी, जो हमने अभी तक क्या किया है, अब समझना ध्यान से। अब आ रहे हैं Q इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस W वाले सारे एप्लीकेशन से, वेरियस टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स एंड एप्लीकेशन। हमने W निकालना अलग अलग जगह सीख लिया है। डेल्टा U हमें समझ में आ गया है कि वो NCV डेल्टा T होता है, नो मैटर व्हाट द प्रोसेस इज, या F/2 NR डेल्टा T, कुछ भी एक ही बात है, ठीक है। Q क्या करना है, उन दोनों को ऐड करना है। तो पहला सवाल ये है, एक हमें PV ग्राफ दिया गया है, यहाँ P0 है, V0 है, स्टार्टिंग पॉइंट को A बोल रहा हूँ, यहाँ से हम एक पॉइंट पे गए B, जहाँ पर ये 2P0 हुआ, फिर हम गए B से C, सॉरी B से C, यहाँ पर हमारे पास हुआ ये 2V0। A से B गए, B से C गए, ठीक है। फाइंड टोटल हीट इन द प्रोसेस, फाइंड टोटल हीट इन द प्रोसेस। हाँ, सही सवाल समझ में आ रहा है पक्का। ये P0 2V0 सब सामने कहानी लिखी हुई है। अच्छा, एक और इम्पोर्टेंट चीज, योर आंसर विल ओनली एंड ओनली कंटेन P0 एंड V0। हमें ना N दिया है ना टेम्परेचर दिया है, तो तुम अपने हिसाब से खेलना कि कहाँ से क्या करना है, क्या रिप्लेसमेंट करना है, इतनी सी कहानी दी गई है। फाइन टोटल हीट, वो एब्जॉर्ब होगी, रिजेक्टेड होगी, क्या होगी, वो तुम दिमाग लगाओ। अच्छा, स्टोरी में पूरा लिखा होगा, गैस इज आइडियल गैस इज गोइंग अंडर अ प्रोसेस ऑफ फ्रॉम A to B एंड B to C, फाइंड द हीट एब्जॉर्ब्ड इन द प्रोसेस। अच्छा, एक चीज़ और ज़रूरत पड़ेगी। अच्छा, मोनोटॉमिक है, डायटोमिक है, ये ज़रूरत पड़ेगी। एक सेकंड, मोनोटॉमिक ले लो। सो द गैस गिवन एज लेट्स से हीलियम, ठीक है। अ मोनोटॉमिक गैस गोज अंडर अ प्रोसेस ऑफ A to B, B to C। सारा डेटा दिया गया है P0 V0 के फॉर्म में। फाइंड द टोटल हीट एब्जॉर्ब्ड इन द प्रोसेस। एब्जॉर्ब्ड या रिजेक्टेड जो भी होगा वो तुम्हें सॉल्व करके पता लग जाएगा। कुछ नहीं, बहुत ही आसान। मतलब तुम एक बार ये सोचने की कोशिश करो, हमने एक्चुअली W निकालना सीखा है ऑलरेडी। W तो बहुत प्रॉब्लम कर लिए। डेल्टा U स्टेट फंक्शन है, जो इस बात पे डिपेंड करता है NCV डेल्टा T टाइप की चीज पे। तो सोचो उस दोनों को खेला क्या जाए। गैस इज हीलियम है ना, कहीं मेंशन कर दो। मोनोटॉमिक गैस, अच्छा लिखा ही हुआ है, हाँ मतलब ठीक है भाई। इतनी सी कहानी थी, केवल इतनी जितनी कहानी थी, बस इससे ज़्यादा कुछ था ही नहीं। दो चीज़ें निकालनी है, डेल्टा U कोई बता दे हमें, है ना, जो कि स्टेट फंक्शन है, उसको लेना ही देना नहीं है। A से मैं C कैसे गया हूँ, B से गया हूँ कैसे गया हूँ, क्योंकि स्टेट फंक्शन है। तू बता क्या रहा है। वेरी गुड भाई, प्लीज़ एक बार समझो। मैं एक और थोड़ा सा इसको बाइफर्केट करके एक और छोटा बताता हूँ। इसने तो बहुत जल्दी कर दिया, ठीक है। मैं थोड़ा सा और ये बताना चाह रहा हूँ। एक भाई, W तो बहुत आसान चीज़ है ना। W तो मतलब एरिया अंडर द कर्व, समझ ही लो ना भाई। ये तो आइसोकोरिक प्रोसेस है। आइसोकोरिक प्रोसेस का वर्क डन 0 होता है, तो A से B जाने में वर्क डन 0। तो क्या हम डायरेक्टली बोल सकते हैं A से B से C जाने में ये वाला 0
भाई ये तो आइसोबैरिक प्रोसेस है, सीधे सीधे इस पूरी चीज़ का एरिया कर दूं क्या हाईलाइट? अच्छा प्लीज़ सब लोग फिर से मैं बोल रहा हूँ कि अगर तुमने अटेम्प्ट ही नहीं किया है तो फिर देन आई कैन नॉट हेल्प यू। अगर किया है देन ट्राई टू फिगर आउट कि कहाँ पर क्या चीज़ तुमने मिस आउट करी। क्या तुम्हें वर्क डन ही नहीं समझ में आया? क्या एक चीज़ एरिया बी से सी जाने में कहना से पूरा एरिया आ जाएगा, पूरा एरिया भाई ये 2p0 ये मतलब ये आ गया। कोई मुझे डेल्टा यू बता दे, मेरा काम चल जाएगा। मैं थोड़ा सा तोड़ के बता रहा हूँ, इसने बहुत जल्दी से बता दिया है, बट वो कहानी अभी वही है। क्या है कहानी, सुनना ध्यान से। जब मैं अगर मैं यहाँ पर हूँ, ए पर हूँ, तो अगर मैं पी वी इज इक्वल टू एन आर टी लिखूँ तो मैं क्या इक्वेशन लिखूँगा, पी नॉट वी नॉट इज इक्वल टू एन आर, और इस जगह के मैं टेम्परेचर को टी नॉट बोल दे रहा हूँ, चलेगा? तो अगर मैं इस जगह के लिए इक्वेशन लिखूँ बी के लिए, तो मैं लिखूँगा प्रेशर हो गया है 2p0, वॉल्यूम है v0 अभी भी बी पर है ना, इज इक्वल टू एन आर टी बी। अगर मैं बोलूँ, क्या तुम्हें ऑब्जर्वेशन से ये बात समझ में आती है? क्योंकि मैं अगले प्रॉब्लम से मतलब आई वांट कि यू कैन डायरेक्टली राइट दीज थिंग। अगर देखो, अगर नंबर ऑफ मोल्स और आर कांस्टेंट है, क्या हम ये बोल सकते हैं टेम्परेचर इज बेसिकली प्रोडक्ट ऑफ पी नॉट वी नॉट के प्रोपोर्शनल है? तो अगर यहाँ पे प्रोडक्ट है पी नॉट वी नॉट, उसके करस्पॉन्डिंग अगर टेम्परेचर टी नॉट है, क्या यहाँ पर ये 2p0 v0 का प्रोडक्ट डबल हो रहा है ना? तो अगर यहाँ टेम्परेचर टी नॉट है, क्या हम ये बोल सकते हैं यहाँ पे टेम्परेचर 2t0 होगा? वो तुम यहाँ से भी देख सकते हो, p0 v0 को तुम यहाँ nr t0 रखो, nr कैंसिल हो जाएगा। क्या सेम चीज़ हम यहाँ पे भी लिख सकते हैं? मैं भी लिख के बता रहा हूँ, बट इवेंचुअली जस्ट अ बेसिक ऑब्जर्वेशन। यहाँ पर 2p0 एंड 2v0 इज इक्वल टू मैं लिख क्या है ये, इज इक्वल टू एन आर, क्या हो रहा है ये, समथिंग इज, क्या हुआ, हैंग हो गया ये? हाँ, यू डोंट नो? हाँ, एन आर टी सी। तो यहाँ पे डबल दिख रहा है, एक ये डबल हो रहा है, एक ये डबल हो रहा है। अगर पी नॉट वी नॉट के करस्पॉन्डिंग टेम्परेचर टी नॉट है, तो कहने से यहाँ पे 4 का फैक्टर आ रहा है। तो क्या हम डायरेक्टली ये लिख सकते हैं? ये समझ में आ रहा है पक्का? तो अगली बार इवेंचुअली अगर मुझे, अच्छा ये क्यों लिख रहा हूँ, एक चीज़ और, क्योंकि मुझे जो डेल्टा यू याद कराया जाता है ए से बी, बी से सी जाने में, मुझे लेना ही देना नहीं है वो, केवल क्योंकि स्टेट फंक्शन है वो हमेशा एन आर डेल्टा टी पे डिपेंड करेगा। तो क्या हम लिख सकते हैं एन आर डेल्टा टी। अगर मैं यहाँ के टेम्परेचर को 4 टी नॉट बोल रहा हूँ, यहाँ टी नॉट बोल रहा हूँ, तो क्या हम यहाँ पे लिख सकते हैं? चलेगा? बट समहाउ हमें ये दिया ही नहीं गया है एन आर और ये सब क्या है हमें, लेकिन एक इंटरेस्टिंग चीज़ पता है, एन आर टी नॉट की वैल्यू हमारे जाने पहचाने के टर्म्स में पी नॉट वी नॉट है। तो क्या मैं एन आर टी नॉट को पी नॉट वी नॉट लिख सकता हूँ? तो ये कितना हो जाएगा 3। एक ही चीज़ हमने अभी पढ़ी कि अगर हमारे पास हीट सप्लाइड या हीट रिजेक्टेड जो भी बोला जाएगा, वो डेल्टा यू प्लस डब्ल्यू वाली कहानी है। डेल्टा यू मैंने सेपरेटली निकाला, उसको ऐड करूँ, कुछ गड़बड़ किया भाई मैंने। अरे एन आर थोड़ा एन सी वी डेल्टा टी, सॉरी एन सी वी डेल्टा टी। तो यहाँ पे फैक्टर क्या आएगा, विच गैस मोनोएटॉमिकली थी, तो ये 3/2 आएगा, तो ये आएगा, और पी नॉट वी नॉट को तो रिप्लेस किया है, तो दिस प्लस दिस है ना। अच्छा एक मिनट प्लीज नोट मत करना, मैं एक और तरीका बता रहा हूं तुम्हें, ये समझ में आ रही कहानी? दूसरा एक फंडामेंटल चीज क्या है, जल्दी वाला। अगर वो वाले प्रोसेसेस आ रहे हैं मेरे पास जो मेरे लिए जाने पहचाने प्रोसेस हैं, जब मैं बोल रहा हूँ जाने पहचाने, आइसोकोरिक, आइसोथर्मल एंड आइसोबैरिक, अभी के लिए एडियाबैटिक भी हम याद करेंगे। अगर मैं तुमसे बोल रहा हूँ क्यू ए बी सी बताना है, क्या हम ये बोल सकते हैं कोई मुझे ए से बी सेपरेटली बता दे, कोई मुझे बी से सी सेपरेटली बता दे, डायरेक्टली क्यू, तो हमारा काम चल जाएगा। भाई ए से बी ये प्रोसेस किस टाइप का है, आइसोकोरिक प्रोसेस में जो क्यू होता है डायरेक्टली एनसीडीटी जनरलाइज्ड है या एनसी डेल्टा टी, बट आइसोकोरिक है तो सी का काम कौन करेगा, सीवी, पक्का? एन सी का काम कर रहा है सीवी, 3/2 आर डेल्टा टी। जब मैं ए से बी जा रहा हूं तो मेरा टेम्परेचर चेंज कितना है, 2t नॉट माइनस टी नॉट है ना, प्लस QBC। कैसा प्रोसेस है, आइसोबैरिक। आइसोबैरिक प्रोसेस में सी का काम कौन करता है,
CP तो डायरेक्टली मैं लगा दे रहा हूँ NCP डेल्टा T, मोनोटॉमिक का CP होता है ये, हमने याद किया है वो 4T0, ये T0। देखो ध्यान से, डायरेक्टली हमने दोनों के Q लिख दिए। फैक्टर देखो केवल, ये 1 है तो ये 3/2 का फैक्टर, ये आएगा 2, 2 से 2 कैंसिल तो 5 का फैक्टर, तो 5 प्लस 3/2, तो NRT0 अगर मैं कॉमन लूँ तो यहाँ पर आ रहा है 3 का फैक्टर प्लस 5/2 का फैक्टर, राइट? नहीं, सिर्फ 5 का ओनली, सॉरी सिर्फ 5 का फैक्टर। फिर कुछ गड़बड़ किया, क्या किया? तो 3/2 तो लिखा है, अच्छा यहाँ पे नहीं लिखा, 3/2 प्लस 5 10 और ये 13। फिर से NRT0 के टर्म्स में आंसर नहीं दे सकते थे, वो हमने P0 V0 पहले वाले टेम्परेचर को T0 बोला था जिसका NRT0 की वैल्यू थी P0 V0, तो कहने से वो 13/2 आ गया फिर से। तो अगेन क्या क्लिक कर जाए डिपेंड, अगेन सो कोई अच्छा बुरा वाली कहानी नहीं है, क्या तुम्हें पहले क्लिक कर जाए अरे ये तो हमारे जाने पहचाने प्रोसेस हैं ये और ये, अगर जाने पहचाने हैं तो इसके हमें क्यू डायरेक्टली याद है तो दोनों का क्यू डायरेक्टली ऐड कर दो, अगर जाने पहचाने प्रोसेस नहीं है देन प्रॉब्ली यू विल हैव टू प्ले अराउंड। समझ में आ रहा है? पक्का जल्दी लिखो एंड उसका अगला प्रॉब्लम। अभी पहले 2 3 4 प्रॉब्लम ही समझते हैं, अलग अलग टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स। अच्छा, इस चीज का पर्पस समझ में आया, क्या समझाना चाह रहा था ये है ना, वो केवल टेम्परेचर की प्रोपोर्शनैलिटी बता रहा था कि प्रोडक्ट पे डिपेंड करती है तो तुम डायरेक्टली उसको यूज कर सकते हो। हाँ फिर से बोल। ओ बोलूं, राइट डाउन द प्रॉब्लम स्टेटमेंट जब तक ये लोग लिख रहे हैं। ऑक्सीजन गैस undergoes a process as shown in figure. Oxygen gas undergoes a process as shown in figure. वॉल्यूम, प्रेशर यहाँ से स्टार्ट हो रहा है और वो जा रहा है यहाँ, सिंपली इतना सा ही प्रोसेस है A से B। ठीक है, क्या क्या गिवन है? अगेन योर आंसर विल ओनली बी इन टर्म्स ऑफ द गिवन वेरिएबल। अभी किसका फोन बज रहा है? सॉरी 4P0। ठीक है, गैस डायटोमिक दी है, एक इंफॉर्मेशन ये है, एक ग्राफ दिया है PV का विच इज अ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू रीजन। ठीक है, जहां से स्टोरी स्टार्ट हो रही है वहां पे 2P0 V0 है और जहां पे स्टोरी खत्म हो रही है वहां पे 4P0 V0 है। हमें बताना है फाइंड हीट सप्लाइड टू द गैस। फाइंड हीट सप्लाई, ऑक्सीजन गैस undergoes a process as shown in figure, find heat supplied to the gas। अच्छा, there are many people, फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, ठीक है, ये एक आध क्लास ये जो कंटिन्यूसली चल रहा है और अगली बार से अगर तूने मुझे एक्सक्यूज दिया, समझ में आया ना कि मैं क्या कर रहा हूँ और क्यों कर रहा हूँ, तो समझ लो मैं बिल्कुल जीरो बंद करा दूंगा क्लास। समझ गया क्या? ठीक है, डोंट कम टू माई क्लास इफ यू डोंट वांट टू। ठीक है, और ये एक्सक्यूज जो हल्का सा है मैं क्या कर रहा हूँ ये मैं बताने के लिए हूँ भी नहीं। टेक द रिकॉर्डिंग एंड 3 घंटे अपने आप को चेहरे को देखो कि तुम क्या कर रहे हो पूरे ओवर द क्लास, अपने आप समझ में आ जाएगा। ठीक है, अगली बार से इफ़ यू आर कमिंग जीरो मतलब जीरो, कुछ भी हुआ, हंसी आ रही है, दांत बाहर निकले, मैं फेंक दूंगा बाहर। समझ में आ गया? देखो, ठीक है, तो ये एक्सक्यूज मुझे मत दो, ये इसकी कसम उसकी कसम ये सब मुझे समझ में भी नहीं आता है यार। जिन लोगों को पढ़ना उनको पढ़ना है तो भाई निकलो, तुम्हें अपना अपना झाड़ू पोछा लगाना है बाहर तो लगाओ ना, फिर ये काम मत करो क्लास में। ओके, क्विकली जल्दी। कैसा है ये? अरे यहाँ पे मैंने अच्छा हो गया। और बताओ किसी का आंसर अगेन ना 36 या 36 P0 V0 आता है यार फाइनली आंसर। नहीं ना,
ये सही आया है, देख 1 6 आता है एंड दैट इज 36। हाँ दिस इज वर्क डन आ रहा है। अच्छा तो ये जो चीज़ बताई यार, ये ध्यान नहीं दिया। देखो जिन लोगों का 30 वाला नहीं आया, ये जो फैक्टर मैं समझाना चाह रहा था वो ये वाला फैक्टर था, ये वाला, ठीक है, कि इसके करस्पॉन्डिंग अगर मैं एक पर्टिकुलर टेम्परेचर को क्या बोल रहा हूँ उसके करस्पॉन्डिंग अगला। देखो यार हमने फॉर्मूला ना डेल्टा यू का ना हमने NCV डेल्टा T याद किया है। नॉर्मली हमें टेम्परेचर के टर्म्स में याद कराया जाता है, हमें प्रेशर और वॉल्यूम के टर्म्स में याद नहीं कराया गया है, ठीक है। इसीलिए मैं बार बार बोल रहा हूँ कि ये T इसलिए रिक्वायर्ड है, अदरवाइज अगर प्रेशर के टर्म्स में भी याद कराया जाता तो ज़रूरत नहीं होती। जैसे कि ये 2P0 है, ये 2V0 है, अगर मैं इस जगह के टेम्परेचर को T0 बोल रहा हूं, इस जगह के टेम्परेचर को, तो यहां का टेम्परेचर कितना होगा करस्पॉन्डिंग। केवल अभी में वो T0 गिवन नहीं है, इनडायरेक्टली मैंने अगर यहां के टेम्परेचर को T0 बोला है समझाने के लिए, तो मैं क्या बोलना चाह रहा हूं, 2P0 इंटू 2V0 इज इक्वल टू NR T0, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ के टेम्परेचर को T0 बोल रहा हूँ तो मैं बार बार ये लिखने की जरूरत नहीं, क्योंकि P इंटू वी के प्रोपोर्शनल है टेम्परेचर। तो यहाँ का जो P इंटू वी है वो इसके रिस्पेक्ट में कितना है। अच्छा मैं क्या बोल रहा हूँ समझना है, यहाँ का जो प्रोडक्ट है उसके करस्पॉन्डिंग टेम्परेचर को मैं T0 बोल रहा हूँ, तो यहाँ का इस पॉइंट पर यहाँ का P0, यहाँ का P और V का जो प्रोडक्ट है वो इसके रिस्पेक्ट में कितने टाइम्स है ना। तो क्या समझा रहा हूं, यहाँ पे 4 है तो यहाँ पे 16 हो रहा है, बट हमें कंपेयर करना है। तो अगर यहाँ T0 बोल रहा हूं तो यहाँ पे 4 T0 होगा। तुम ये यहाँ पे 4 T0 बोल सकते थे तो यहाँ 16 T0 लिखना पड़ता, क्योंकि आंसर में फर्क नहीं पड़ा। इवेंचुअली मुझे आंसर P0 V0 के टर्म्स में देना है, इसलिए ऐसा लिखना है। यहाँ तक सही भाई। वर्क डन तो बहुत आसान है, पीवी ग्राफ में अगर जाना पहचाना फिगर है ये, तो मतलब नथिंग। क्या ऐसे ये जो शेप दिख रहा है ये, क्या ऐसे इसका एरिया अंडर द कर्व, एरिया अंडर द कर्व ट्रपीज बन रहा है हाफ समेशन ऑफ द पैरेलल साइड, दिस प्लस दिस, 2P0 प्लस 4P0, तो ये हो गया 6P0 इंटू डिस्टेंस बिटवीन देम, तो ये आ गया। ये काम तो बहुत आसान। डेल्टा यू हमें क्या बोला गया यार, इसको मतलब ही नहीं है कैसे जा रहे हैं। स्टेट फंक्शन NCV डेल्टा T, NCV गैस क्या है, मोनो डाई 5/2R डेल्टा T। कहना है जो मैंने माना है, फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, जो मैंने माना है उसके हिसाब से 4 T0 माइनस T0, तो यहाँ पर वर्ड आएगा 3 T0 का, ये भी सही, बट आंसर हम इसके टर्म्स में दे नहीं सकते। तो हमें यहाँ से NR T0 की जगह हम 4P0 V0 लिख सकते हैं, बस खत्म हो गया। तो एक 5/2, एक 3 NR T0 को लिख रहे हैं 4P0 V0। तो यहाँ से फैक्टर आता है 6 और ये 30 का, तो हमारे पास ये दोनों आ गए है ना, मतलब 30P0 V0। हमें Q पूछा गया है विच इज, है ना। तो कहानी समझ में आ रही। देखो यार बहुत लोगों के आंसर है। अगेन आई वांट यार, ये चैप्टर ऐसा है यार, ये 2 जगह कवर हो रहा है, प्लीज डोंट मिस आउट ऑन दिस। 2 क्वेश्चन आते ही आते हैं यार, मतलब एक केमिस्ट्री में और एक फिजिक्स में। ऐसे वाले चैप्टर को बिल्कुल ही मत छोड़ो यार। और वो सिमिलर चीज़ें, ऐसा भी नहीं है कि कुछ बहुत नया बता रहा हूँ मैं, वही CP CV वही डेल्टा यू, ओनली साइन कन्वेंशन चेंज है। एंड इसीलिए ऐसे चैप्टर यार प्लीज़ अगेन बहुत ऐसा नहीं, मतलब आई डोंट नो, मतलब तुमने वहाँ पे कितनी प्रैक्टिस करी है, जस्ट अ सिमिलर प्रैक्टिस। सही है, बढ़े आगे, पक्का डन। एक छोटी सी चीज़ बता रहा हूँ कमिंग टू एक इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम। क्या मैंने थोड़ा सा स्प्रिंग डिस्कस करा है क्या, ये चीज़ें डिस्कस करी हैं क्या, कि सपोज एक मेरे पास एक गैस, यहाँ पर एक पिस्टन, और पहले सपोज यहाँ पे एक स्प्रिंग लगी हुई है, और स्प्रिंग इनिशियली नेचुरल लेंथ पे। सपोज पिस्टन का एरिया गिवन है A, बाहर का एटमॉस्फेरिक प्रेशर है P0, ठीक है। यहाँ पे एक हीटर लगाया, गैस को गर्म करना स्टार्ट किया, गैस को गर्म किया, यहाँ का हल्का सा प्रेशर बढ़ा, हल्का सा प्रेशर बढ़ा, गैस ने पिस्टन को धक्का मारना स्टार्ट किया। कहने से धीरे धीरे ये पिस्टन अपना आगे बढ़ेगा। अगर पिस्टन आगे बढ़ रहा है, लेट्स से थोड़ी देर में
ये यहाँ पहुँच गया, x से चल गया, ठीक है। अच्छा, क्या मैं अंदर के प्रेशर ऑफ द गैस की बात करी है क्या, कि अगर ये x चल गया है तो प्रेशर ऑफ द गैस क्या हो जाएगा, ये सब बात करी है क्या कभी? KTG में किया है ना। अच्छा, तो मैंने ये वाली बातें करी हैं कि हर इंस्टेंट पर क्या ये जो पिस्टन है, कहना से ये हमारा इक्विलिब्रियम में रहेगा। तो जितना धक्का इसको यहाँ से यहाँ लग रहा है, ओवरऑल धक्का यहाँ से क्या लग रहा होगा, P ऑफ गैस इंटू एरिया। यहाँ से दो उस पर फोर्स लग रहे होंगे, एक लग रहा होगा P नॉट इंटू एरिया का, और स्प्रिंग दबी तो एक KX का फोर्स लग रहा होगा। क्या हर इंस्टेंट पे हम ये बोल सकते हैं P गैस इंटू एरिया इज इक्वल टू P नॉट इंटू एरिया प्लस KX? ये समझ में आ रहा है? तो P गैस किसी भी इंस्टेंट पे जो अंदर का प्रेशर होगा, कहना ऐसे हम इसको ऐसे डिनोट कर सकते हैं। वर्क डन बाय द गैस डिफाइंड ओरिजिनली कैसे करा गया है, वो करा गया है इंटीग्रेशन PdV से। और ये P कौन सा है, P जो गैस प्रेशर लगा रही है। तो क्या यहाँ से अगर किसी जनरल x पे मैं इसको छोटा और dx से डिस्प्लेस कराऊं, तो मैं क्या बोलूंगा यहाँ पे P का काम करेगा ये P नॉट में एटमॉस्फेरिक प्रेशर को बोल रहा हूँ, KX अपॉन एरिया। अगर उसका हल्का सा छोटू dx बढ़ा, x वेरिएबल है अपना, अगर हल्का सा छोटू dx बढ़ा तो क्या हम ये बोल सकते हैं उसका जो dv होगा वो होगा a dx जैसा कुछ। बहुत जनरलाइज में थोड़ा सा याद कराना चाह रहा हूँ, बट आइडिया समझा रहा हूँ। तो कहना है इसको मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तो यहाँ से दो टर्म आ रहे हैं, एक आ रहा है P नॉट इंटू एरिया इंटू dx प्लस एक आ रहा है KX, एरिया कैंसिल हो रहा है, KX dx। ये समझ आ रहा है? अगर हमारी स्प्रिंग अपनी नेचुरल लेंथ से x दब गई, नेचुरल लेंथ से, ये तुमने थोड़ा वर्क पावर एनर्जी में पढ़ा होगा, अगर नेचुरल लेंथ पे है और x दब गई तो कहना है से x की लिमिट जाएगी 0 to x और यहाँ पे भी जाएगी 0 to x। ये जो टर्म है पहला वाला, ये टर्म है P नॉट बी कांस्टेंट, a भी कांस्टेंट बाहर आ गया, dx का इंटीग्रेशन x होगा, तो कहना से सिंपली x बन गया। ये जो टर्म है k तो कांस्टेंट, बट ये होगा x स्क्वायर बाई 2। अब समझो ध्यान से एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज, इस केस में गैस ने जो वर्क करा, ये तो टर्म वही हो गया P डेल्टा V। देखो ध्यान से, एरिया इंटू अगर वो x प्रेस हुआ तो कहना है दिस इज द वर्क डन अगेंस्ट एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर को ओवरकम करने के लिए कितनी मेहनत करी गैस ने, ये वो है भाई। लेकिन अगर स्प्रिंग दब गई x, ये तुमने पढ़ा था पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में, कि स्प्रिंग अगर x दबती है तो स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी होती है हाफ के x स्क्वायर। तो ये वही टर्म है। और ये क्यों आ रहा है कि मैंने भाई गैस को गर्म किया, टेम्परेचर बढ़ा, प्रेशर बढ़ा, जैसे जैसे प्रेशर बढ़ा ये दबना स्टार्ट हुआ, बट अब स्प्रिंग को दबाने की वजह से मुझे एक एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़ी, क्योंकि स्प्रिंग भी दब रही है। स्प्रिंग कितनी दब रही है, अगर वो x से दब रही है तो स्प्रिंग के पास जो एनर्जी स्टोर हो रही है वो कहीं ना कहीं से तो आएगी, और वो कहीं ना कहीं क्या है, वो है यहाँ से। तो ओवरऑल गैस जो वो करती है, एक वही वाला टर्म है जो हमने पढ़ा है, एक और टर्म है जो स्प्रिंग के पास एनर्जी स्टोर हो जाती है, वो गैस ही वर्क कर रही है उस पर। तो अगर मेरे पास स्प्रिंग वाली कहानी है तो एक छोटी सी चीज याद रखना कि वर्क डन बाय द गैस, ये प्रोसेस में P मतलब अगेंस्ट एटमॉस्फेयर है और एक हाफ के x स्क्वायर है। इफ इन डाउट ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम द फंडामेंटल। समझ में आ रही कहानी पूरी? पक्का? राइट इट डाउन। हाँ, ओह, एटमॉस्फेयर प्रेशर तो हर जगह इसे रखता है ना। अगर मेरा ये हाथ है, अगर मैंने हाथ ऐसे रखा है तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर ऐसे लग रहा होगा, यहाँ से ऐसे लग रहा होगा। बट अगर यही हाथ मैं ऐसे कर दूँ तो ऊपर से, अच्छा, कभी प्रेशर नहीं लगता है, प्रेशर की वजह से फोर्स लगता है ना, विच इज़ इक्वल टू प्रेशर इनटू एरिया, एंड इट इज़ ऑलवेज अ पुश फोर्स। मैं अगर हाथ का एक सर्टेन एरिया है तो यहाँ पे जो एटमॉस्फेयर है वो ऐसे फोर्स लगा रहा है। वो लिक्विड का प्रेशर होता है। रो जी एच की बात कर रहे हो? एयर कॉलम नहीं, तो यहाँ पर पूरे रूम में एयर है ना, तो यहाँ पे हर प्रेशर किसी पॉइंट पर डिफाइंड है। यहाँ का भी प्रेशर एटमॉस्फेरिक है, यहाँ का भी, तो कभी भी प्रेशर नहीं लग रहा है, प्रेशर की वजह से फोर्स लग रहा है। यस, है ना, वो तो वही चीज़ है। अच्छा, थोड़ा सा ना, आई वुड से इट्स बेटर टू रिमेंबर दिस। कई बार ये डायरेक्टली यूज हो जाता है कि अगर स्प्रिंग वाले जो केसेस हैं तो वहाँ पे वर्क डन बाय द गैस में दो टर्म आते हैं, एक प्रेशर इनटू चेंज इन वॉल्यूम वाला टर्म है
एक हाफ के एक्स स्क्वायर वाला टर्म है। एक मैंने नोट कर लिया, मैं थोड़ा सा एक और कंडीशन बताना चाह रहा हूँ। हो गया क्या नोट? हो गया। अच्छा एक चीज़ समझना ध्यान से, मैंने लिमिट 0 to x डाली है। ये अगर मैं नेचुरल लेंथ नहीं देता, अगर ठीक है मैं बोलता स्प्रिंग पहले से दबी हुई है 1 मीटर, हम उसको कितनी हीट सप्लाई करें कि वो 1 मीटर और दब जाए, तो ये लिमिट क्या आती? 1 to 2 आती। प्लीज़ याद रखना 95% ऑफ द प्रॉब्लम में नेचुरल लेंथ देंगे और उत्तर यहाँ पे डायरेक्टली काम करता है। प्लीज़ याद रखना ये एक्स डिस्प्लेसमेंट है कब? जब वो नेचुरल लेंथ से यहाँ आ रहा है। अगर वो सपोज पहले ही कुछ दबा हुआ और कुछ और जगह पे दब रहा है, दब वो 0 से 1 दब रहा है या 1 से 2 दब रहा है, ये दो बहुत अलग अलग बातें हैं। जब वो 0 से 1 दब रहा है तो एक ही डाल दो, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। बट अगर वो 1 से 2 दब रहा है तो वो 1 से 2, तो वो 2 स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर आएगा, तो 3 का फैक्टर आ रहा है। अगेन से कि एडवांस के बता रहा हूँ, मेंस लेवल पे इतना भी मुश्किल ही आए, बट आइडिया बता रहा हूँ कि वो मेंस लेवल पे ये चीज़ें मोस्टली नेचुरल लेंथ देती हैं। तो ये जब फॉर्मूला चिपका रहा है ना, तो ध्यान देना कि प्रॉब्लम ये नेचुरल लेंथ लिखा है कि नहीं लिखा है। ठीक है पक्का? बोलूँ सवाल एक? चलिए ओके, लिखो लिखो जल्दी लिखो। बोलूँ? मतलब एक तो डायग्राम बना लो साहब, मैं प्रॉब्लम स्टेटमेंट बोलना चाह रहा हूँ, जस्ट मेक द डायग्राम। ऑक्सीजन गैस दी गई है, ठीक है, स्प्रिंग नेचुरल लेंथ पे गिवन है, स्प्रिंग कांस्टेंट दिया है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर दिया है, इनिशियल वॉल्यूम गिवन है। और टेम्परेचर भी ऑब्वियसली, इनिशियली टेम्परेचर गिवन है 27 डिग्री सेल्सियस अंदर गैस का। दिस इज इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम। मतलब अभी तो वैसे इमीडिएटली आ रहे हैं तो ऐसा लगेगा कि वही वही अप्लाई करना है, बट अदरवाइज इट्स इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम। सो सारी इन्फॉर्मेशन एक बार रिपीट कर रहा हूँ। एक सिलेंड्रिकल चीज़ है जहाँ पे एक पिस्टन लगा हुआ है, इनिशियल स्प्रिंग नेचुरल लेंथ पे है K 10⁻3, इनिशियल वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर 10⁻⁴, एरिया 10⁻�3, मोनो डायटोमिक गैस है और 27 डिग्री सेल्सियस पे है। ठीक है, फाइंड चेंज इन इंटरनल एनर्जी। दो चीज़ें निकालें, फाइंड चेंज इन इंटरनल एनर्जी एंड हीट सप्लाइड टू द गैस, चेंज इन इंटरनल एनर्जी एंड हीट सप्लाइड टू द गैस एज पिस्टन मूव्स बाय 10 सेंटीमीटर। हाँ माइक बंद हो गया है। वो आगे जा रहा होगा और उसके बाद फिर सोचो कि इंटरनल एनर्जी तो एक्चुअली देखो एक पार्ट आ गया, दूसरा तो अभी भी बताया है। ठीक है, सो काइंड ऑफ एक्चुअली फर्स्ट पार्ट इंपॉर्टेंट है, सेकंड तो सामने लिखा है तुम्हारे सारी चीज़, वो चिपका दोगे। तो ट्राई द फर्स्ट पार्ट। दो चीज़ें हैं, हिंट इज जो अभी चीज़ें करी हैं एंड इसका जो डेरिवेशन से हम क्या कर सकते हैं, क्योंकि इंटरनल एनर्जी स्टेट फंक्शन है, तो स्टेट फंक्शन मतलब समथिंग डेल्टा टी। हिंट इज ट्राई टू फाइंड आउट कि यार अगर ये 10 सेंटीमीटर मूव कराना है तो इसका टेम्परेचर कितना हो जाएगा, ऐसा कुछ दिमाग लगाओ। बोलना मत जो भी मतलब सही दे रहा हूँ, मतलब ट्राई ट्राई ट्राई। पहले ही देखो डेल्टा यू तो निकालना ही पड़ेगा। नो तेरा भी 25 ही आया था ना। नो वेरी गुड, अब सोच, अब तेरा आ जाएगा, पहला पार्ट आ जाएगा। टेम्परेचर निकाला है? अच्छा हाँ, नो वो कैसे आया? फाइनल प्रेशर सेम ले लिया है।
नहीं नहीं फाइनल प्रेशर नहीं, मतलब इनिशियली प्रेशर अगर ये नेचुरल लेंथ में तो पी नॉट ही होगा ना। हाँ वेरी गुड, कैसे आया? ये करना था। ओके एक पार्ट बता दिया, मैं एक पार्ट बता रहा हूँ भाई। फाइनल टेम्परेचर जो आता है ना, मतलब अगेन अच्छा मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, पी वी इज इक्वल टू एन आर टी हमेशा वैलिड है, राइट। एन और आर जब तक गैस लीक नहीं हो रही, एन आर तो जीवन भर कांस्टेंट, मतलब प्रोडक्ट ऑफ पी वी, प्रोडक्ट वो हमारा प्रोपोर्शनल है टेम्परेचर के। अच्छा एक चीज़, पहली बात तो इमीडिएटली प्लीज़, ये हमारे लिए 27 नहीं है, ये हमारे लिए 300 केल्विन है, ठीक है पक्का। अच्छा अगर स्प्रिंग नेचुरल लेंथ में है और तो पहले गैस का प्रेशर कितना रहा होगा पहले? अगर हमारी गैस नेचुरल लेंथ स्प्रिंग नेचुरल लेंथ पे है तो गैस के अंदर का प्रेशर कितना रहा होगा पहले इनिशियली? 0। अगर 0 होता पी नॉट ना, अगर 0 होता यहाँ पे पी नॉट है तो पी नॉट का धक्का लगता फट से चिपक जाता है, तो अंदर और बाहर का प्रेशर पहले पी नॉट ही रहा होगा, तभी तो ये नेचुरल लेंथ पे है, तभी तो पिस्टन रुका हुआ है ना। तो पहले अगर मैं पी वी इज इक्वल टू एन आर टी लिखूँ तो वो इक्वेशन क्या बनेगी? पी का काम करेगा 10⁵, वॉल्यूम प्रॉब्लम में गिवन है इज इक्वल टू एन आर, टी का काम कर रहा है 300, राइट। ये सही है। मुझे बताओ कि अगर सच में पिस्टन मूव हो गया 10 सेंटीमीटर तो नई वाली गैस का प्रेशर कितना हो जाएगा? ये समझ में आ रही कहानी क्या है? पी नॉट प्लस के एक्स बाई ए। यार देखो हर इंस्टेंट पे यार गैस को तो तुम्हें, सॉरी पिस्टन को तो इक्विलिब्रियम पे रखना ही है ना तुम्हें हमेशा, राइट। अगर पिस्टन को इक्विलिब्रियम पे रखना है, अगर ये 10 सेंटीमीटर आगे गया पिस्टन यहाँ, तो फिर से वही यहाँ से धक्का लग रहा है, पी गैस इंटू एरिया, पी नॉट इंटू एरिया प्लस गैस का स्प्रिंग का फोर्स के एक्स। तो ये चीज़ समझ में आ रही है, गैस का प्रेशर हर इंस्टेंट पे पी नॉट प्लस के एक्स अपॉन ए होगा। यहाँ तक क्लियर है पक्का? वो नंबर लिखते हैं, पी नॉट प्लस के एक्स अपॉन ए। के का काम कर रहा है 10⁻³ एक्स सेंटीमीटर है, -1 मीटर, के एक्स अपॉन एरिया। नया वाला प्रेशर, नया वाला प्रेशर आ गया, नया वाला वॉल्यूम। भाई नया वाला वॉल्यूम क्या होगा? जो पुराना वाला वॉल्यूम है विच इज 10⁻⁴, इसमें से कितना और बढ़ गया? एरिया गिवन है, एक्स गिवन है, तो कहने से इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन होगा। ये समझ में आ रहा है? हाँ ठीक है। ये नया वॉल्यूम आया इज इक्वल टू एन आर टी फाइनल। ये समझ में आ रहा है क्या लिखा है? प्लीज बहुत आसान है, वो डेटा जानबूझ के ऐसा दिया था, वो नंबर ऐसे देखो ध्यान से। नया प्रेशर क्लियर है सबको? नया वॉल्यूम, फैक्टर देखो भाई, फैक्टर भी बहुत सुंदर सा है, देखो ध्यान से। ये ऊपर जाएगा 10⁻³ 6 बनेगा, यहाँ -1 है तो 10⁵ बनेगा, 10⁵ प्लस 10⁵, तो 2 × 10⁵ है, मतलब प्रेशर काइंड ऑफ डबल हो गया। यहाँ वॉल्यूम है 10⁻⁴, देखो यहाँ पे क्या है, डबल हो रहा है। तो यहाँ पे अगर टेम्परेचर 300 है तो फाइनल टेम्परेचर कितना हो गया? यहाँ एक एक्स्ट्रा 2 का फैक्टर आया, एक यहाँ 2 का आया, तो कहना ऐसे वो 1200 हो गया। कर कुछ नहीं रहा हूँ, टाइम पास करो, इन दोनों को डिवाइड करो, है ना, वो अपने आप आ जाएगा। बट मैं फैक्टर चेक ये करा रहा हूँ कि भाई प्रेशर डबल हो रहा है और वॉल्यूम डबल हो रहा है, तो भाई सीधे सीधे तुम उसको 4 टाइम्स कर सकते हो, विच इज 1200। ये समझ में आ रहा है? अब खत्म हो गया, अब कुछ बचा ही नहीं। डेल्टा यू क्या होता है? एन सी वी डेल्टा टी, पक्का? एन सी वी डायटोमिक, डेल्टा टी ये 1200 और पहले 300, सही पक्का? रिप्लेस कर दो यार, यहाँ 5/2 है, ये 900 है, n × r। कहाँ से एक इक्वेशन तुमने लिखी ही है, वो इक्वेशन क्या है? इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो 10 आ रहा है, n × r का प्रोडक्ट आ रहा है 10/300। वो तो मैथ्स है, वो घुमा फिरा के वो कर ही लोगे, उसमें कोई बहुत ऐसा नहीं है। नहीं हाँ सही ना, 10/300 गायब, 3 आ रहा है ये,
ये 5 तो 25 इंटू 3, तो हमारे पास डेल्टा यू आता है 75 जूल, है ना। क्या बचा, क्या क्या निकालना था, अच्छा क्यू निकालना था। तो भाई मुझे कोई डब्लू बता दे तो काम चल जाएगा। डब्लू का तो यार अभी डेरिवेशन ही कर लिया है यार, पी नॉट इंटू ए इंटू एक्स। क्या सारे नंबर दिए हैं, पी नॉट गिवन है, एरिया गिवन है 10 सेंटीमीटर मतलब 0.1 मीटर, के गिवन है 0.1 मीटर, सब गिवन है, केवल सॉल्व करना है। दिस कम्स आउट टू बी, ये 15 आ रहा होगा क्योंकि फाइनल आंसर इज 90, है ना। तो ये वैल्यू वैल्यू डालो तो हमारे पास चेंज इन इंटरनल, ये 15 जूल आ रहा है, हमें क्यू पूछा गया था, तो विच इज एक मिनट पूछो यार, ये इंटरेस्टिंग का कुछ नहीं है, वो स्प्रिंग वाले इन जनरल प्रॉब्लम्स को दिस इज हाउ यू डील, पक्का। बढ़े आगे, श्योर, पूछना है कुछ इसमें, डन। ओके अब सुनो, हमारे पास जल्दी 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 जो प्रोसेसेस हैं, ठीक है, आइडियली फिर से डाउट है क्या कुछ, हाँ आ गया ना, नहीं वो समझना जरूरी है स्प्रिंग वाले कैसे, पक्का। ओके हमारे पास जो प्रोसेस हैं वो थ्योरेटिकली इन्फिनिट प्रोसेस हो सकते हैं, जो मैंने बताया कि एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाने में कितने भी तरीके हो सकते हैं। प्राइमरली 4 प्रोसेस ऐसे हैं जो अपने को सारे रेक्टिफिकेशन होने चाहिए, ठीक है, मतलब उनका क्यू, डेल्टा यू, डब्ल्यू बहुत इज्जत से याद होना चाहिए, आइसोथर्मल, आइसोकोरिक, आइसोबैरिक एंड एडियाबैटिक। तो बिफोर आई कम टू एडियाबैटिक जो प्राइमरली मुझे बताना है, मैं एक छोटी सी टेबल, क्या एक आध सवाल भी पूछना चाह रहा हूँ इन बिटवीन। तो पहले एक बार हर प्रोसेस के लिए सबका जल्दी जल्दी लिखते जाते हैं, जिसमें 3 का इनडायरेक्टली तुम्हें पता है। सो राइट डाउन क्विकली हेडिंग, बहुत छोटा सा पार्ट है, टाइप ऑफ थर्मोडायनेमिक्स प्रोसेसेस, टाइप ऑफ थर्मोडायनेमिक प्रोसेसेस। पहला वाला आई वांट टू स्टार्ट विद आइसोकोरिक। किसी को ये लिखाने की जरूरत है क्या कि क्या होता है, नो, पक्का। ओके जल्दी से बता दो, इसका W क्या होगा। अगर W 0 है मेरा, तो क्या हम ये बोल सकते हैं Q और डेल्टा U बराबर होगा जीवन भर। डेल्टा U नो मैटर व्हाट द सिचुएशन इज, इट इज ऑलवेज NCV डेल्टा T, पक्का, श्योर। आइसोबैरिक प्रेशर कांस्टेंट dP 0, वो सब टाइम पास है ना। नो मैटर व्हाट द प्रोसेस इज, डेल्टा यू विल ऑलवेज बी NCV डेल्टा T हमेशा। अगर आइसोबैरिक प्रोसेस है तो प्रेशर कांस्टेंट, इंटीग्रेशन में P बाहर आया तो P डेल्टा V, तो इसको 2 तरीके से याद रखते हैं लोग, P डेल्टा V, या फिर इसको हम NR डेल्टा T भी लिख सकते हैं, है ना, क्योंकि ठीक है। इन दोनों को जब हम ऐड करेंगे, मतलब दोनों ही याद रखने हैं वैसे तो, इन दोनों को जब ऐड करोगे इसको और इसको, तो Q क्या आएगा, डेल्टा U प्लस W। देखो N डेल्टा T कॉमन ले लो तो CV प्लस R, वही CP बनता था और बनना भी चाहिए था। दिस इज हाउ द CP वाज डिफाइंड। तो यहां पर क्या आएगा, N CP डेल्टा T। तो यहां पर ये तीनों चीजें याद रखनी है तुम्हें, याद ही है वैसे तो, है ना, पक्का। एक छोटा सा बेकार सा सवाल भी पूछ लेते हैं इस पे, राइट डाउन जल्दी से दोनों चीजें। बोलूं प्रॉब्लम, हाँ इसके बाद देखो ऑक्सीजन, जल्दी से मैं छोटा खत्म करते हैं यार इस चीज को। ऑक्सीजन गैस सैंपल इज प्रोवाइडेड 140 जूल ऑफ हीट, ऑक्सीजन गैस सैंपल इज प्रोवाइडेड 140 जूल ऑफ हीट अंडर आइसोबैरिक कंडीशन। ऑक्सीजन गैस सैंपल इज प्रोवाइडेड 140 joule of heat under isobaric condition. Find how much work is done in the process. Find how much work is done in the process. 140 joule of heat under isobaric condition. Find
हाउ मच वर्क इज डन इन द प्रोसेस। बहुत ही बेकार सवाल है, ठीक है, प्लीज एक बार देख लो इन दोनों को कैसे यूटिलाइज करोगे तुम। आगे ना बोलो, ओके देखो क्या दिया है, क्या पूछा है, टाइम पास है कुछ। इन डाउट लिख दो बस केवल कि क्या गिवन है, क्या पूछा, अपने आप चमक जाता है वो, है ना। ए, 140 गिवन है ना, तो ये क्या गिवन है, हीट सप्लाइड। हीट सप्लाइड इन आइसोबैरिक क्या होता है ना। और हमें क्या पूछा है, फाइंड द वर्क डन, और पूछा गया है, कहाँ लिखा तूने, अरे ये क्यों नहीं है, मैंने क्यों लिख दिया है, अबे वही क्या लिखा मैंने क्यों लिखा है यहाँ यार, आया आ ही होगा ना, आ गया ये आया है, बता ना, अरे तू बता दे, आया आया, हाँ अच्छा एक मिनट, अच्छा जिसको आ गया है, आ गया पक्का, कैसे किया, इज इक्वल टू व्हाट, एन आर डेल्टा टी इंटू 7, हाँ ओके, हाँ फिर, और फिर निकालना क्या है, विच इज इक्वल टू, भाई जो गिवन है, क्या गिवन है, 140 जूल अंडर आइसोबैरिक, तो मतलब एन सी पी डेल्टा टी गिवन है 140। हमें पूछा क्या गया, अपने आप लिख दो, हमें पूछा गया था क्या, वर्क डन। वर्क डन का फॉर्मूला होता है अपना एन आर डेल्टा टी, खत्म हो गया। सी पी ऑक्सीजन गैस दी गई है, या जो भी डायटोमिक गैस है ना, तो सी पी होता है 7/, बहुत ही बेकार सवाल नहीं है, 2 को मल्टीप्लाई किया, हमें एन आर डेल्टा टी चाहिए था यार, 240/7, पक्का। मतलब ये टाइम पास ऐसे वाले प्रॉब्लम, ये गिवन है, वो केवल लिखो अपने आप आ जाता है, पक्का। क्विकली थर्ड एंड फोर्थ और करना है अपने को जल्दी से। थर्ड वन इज आइसोथर्मल, थर्ड प्रोसेस इज आइसोथर्मल, टेम्परेचर कांस्टेंट dt 0, तो क्या 0, डेल्टा यू, सो आइसोथर्मल प्रोसेस, नेक्स्ट हेडिंग इज आइसोथर्मल प्रोसेस, डेल्टा यू 0 है, तो Q इज इक्वल टू W, याद कराया गया है, क्या है फॉर्मूला आइसोथर्मल का, W का पूरा बोल दे, दैट्स इट। सो आइसोथर्मल प्रोसेस का फॉर्मूला जो अपने को फॉर्मूला मतलब इसके फॉर्म में याद कराया गया है वो ये है, और टू बी ऑनेस्ट यार मैं एक ही याद रखता हूँ, P1 V1 P2 V2 पता है तो इसको P1/P2 भी लिख देते हैं, बट अपने को एक ही याद रखना है। सो आइसोथर्मल प्रोसेस डेल्टा U 0 Q W के बराबर होगा, विच इज इक्वल टू nRT ln V2/V1, पक्का। लास्ट एंड इंपॉर्टेंट वन इज एडियाबेटिक, क्योंकि वो सबसे ज़्यादा लोगों को कंफ्यूजिंग लगता है। तो मेरा पहला सवाल ये है, मैंने पता नहीं पूछा है तो मैं क्या मतलब वहाँ नहीं कर, एडियाबेटिक प्रोसेस होता है PV रेज़ पर गामा, कैसे आता है किसी को पता है क्या, हाउ डज वी कम टू दिस इक्वेशन, किसी को भी नहीं पता है, मैं डेरिवेशन कराऊंगा, फालतू काम है, करना है, देखना है क्या, अबे जब मतलब ऐसा यूज का क्या है, बता कैसे करेंगे, हाँ ओके, हाँ चल यू विल हेल्प मी ना, ओके। सो राइट डाउन द नेक्स्ट फोर्थ वन इज एडियाबेटिक प्रोसेस। एडियाबेटिक प्रोसेस में हमें क्या गिवन है, Q0 और बेटर इज टू से हर छोटू हीट एक्सचेंज 0, वही वाला प्रॉब्लम, P कांस्टेंट बट DP 0 होना जरूरी है ना, नहीं तो ऐसा हो सकता है तुम बोले टोटल Q0 पहले हीट दी और उतनी निकाल ली, तो टोटल Q0 दिख रहा होगा, बट एडियाबेटिक का मतलब है ओवरऑल इन द प्रोसेस हीट एक्सचेंज कहीं पर भी नहीं हो, इसलिए DQ0, ठीक है। अच्छा बताना एक बार कैसे स्टार्ट करते हैं, मैं थोड़ा सा हेल्प कर रहा हूँ। तो DQ0 है, हमारा फॉर्मूला क्या होता है, DQ इज इक्वल टू DU प्लस DW,
डेरिवेशन देख लो, अच्छा चलो अब देख ही लेते हैं, बट बहुत डिटेल में नहीं जाना है। कैन आई से A0, तो क्या हम यहाँ से बोल सकते हैं ये du इज इक्वल टू माइनस ऑफ dw, ये भी सही। du हमने क्या बोला भाई, ये तो स्टेट फंक्शन है, इसको लेने देना नहीं, तो क्या हम यहाँ बोल सकते हैं ये होता है NCV डेल्टा t। तो अगर मैं छोटू du की बात कर रहा हूँ तो इसको लिख सकते हैं NCV dt। w होता था इंटीग्रेशन pdv, तो छोटू w को हम pdv लिख सकते हैं केवल, है ना। तो इसको लिख सकते हैं माइनस तो फॉर्मूले का इंटू pdv, ये सही। नाउ अब कहानी स्टार्ट है। तो हमें गामा के टर्म्स में याद कराया जाता है, पीवी रेज पर गामा। तो सीवी और गामा में रिश्ता पता है क्या अपने को, क्या होता है, r अपॉन गामा माइनस वन, एग्जैक्टली राइट। यहां पर लिखा है हमने dt इज इक्वल टू माइनस ऑफ p, ये भी सही। हमें जो अभी हम डेरिवेशन कर रहे हैं p और v चाहिए, मतलब मुझे n r और t जैसा कुछ नहीं चाहिए। तो उसको रिप्लेस करने का तरीका क्या होता है, दिस इज कॉल्ड एज एब्सोल्यूट डिफरेंशिएशन। एक बार देख लो अगर नहीं सुना है तो, pv इज इक्वल टू nRT जीवन भर है हमारे पास, ठीक है। हम इसमें लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को डिफरेंशिएट कर रहे हैं, किसके रिस्पेक्ट में, किसी के नहीं, एब्सोल्यूट डिफरेंशिएट कर रहे हैं। तो हम यहाँ पे लिख रहे हैं d ऑफ pv इज इक्वल टू n और r कांस्टेंट है, उसको बिल्कुल लेना देना नहीं। तो राइट साइड तो सिंपली ये बन गया। आइसोबैरिक प्रोसेस, सॉरी एडियाबैटिक प्रोसेस में ना प्रेशर कांस्टेंट होता है ना वॉल्यूम कांस्टेंट होता है। तो यहाँ पे डिफरेंशिएशन फर्स्ट फंक्शन और सेकंड फंक्शन से करना पड़ेगा। तो फर्स्ट, ये पता है क्या थोड़ी सी चीज, क्या मतलब फर्स्ट फंक्शन डिफरेंट है ना, तो इसको हम कैसे लिखेंगे, p dv। अच्छा ओ, जितना सुर में तुमने बोला है पता है ना, ठीक है। तो प्रैक्टिकली व्हाट आई एम डूइंग इज nRdt को हम रिप्लेसिंग दिस पूरा कहानी, ये जो nRdt आ रहा है इसको मैं रिप्लेस करना चाह रहा हूं यहां पर पूरा, ठीक है। फिर यहां से स्टार्ट कर रहा हूं, ठीक है। nRdt यार प्लीज एक मिनट देख लो, फिर बाद में लिखना एक बार। इसको मल्टीप्लाई कर रहा हूं साथ में और इस पूरी चीज को वो लिख रहा हूं, चलेगा। तो यहां पर लिखा है p dv v dp इज इक्वल टू, एक माइनस है और एक गामा माइनस वन है, तो एक माइनस है एक गामा माइनस वन है और एक ये लिखा हुआ है pdv, चलेगा। एक कुछ कैंसिल होता है, pdv, ये माइनस माइनस मिला के प्लस होगा और एक pdv है, क्या ऐसे कैंसिल हो रहा है। तो लेफ्ट हैंड साइड पे क्या बच रहा है, v dp, एक माइनस बच रहा है एक गामा, ठीक है, dp अपॉन p, dp अपॉन p इज इक्वल टू माइनस गामा dv अपॉन v, ये भी चलेगा। इंटीग्रेशन dp अपॉन p ln p हुआ, dv अपॉन माइनस गामा ln v हुआ। जब हम एब्सोल्यूट डिफरेंशिएट करते हैं तो एक कांस्टेंट आता था c, है ना, या जो भी कांस्टेंट, तो मैं उसको अभी समझाने के लिए ln c लिख रहा हूँ, वो भी कांस्टेंट होगा क्योंकि वो एंटीलॉग लेना है। इस माइनस गामा को इसके ऊपर चिपका रहा हूँ, तो यहाँ पे क्या लिखा है, ln p इज इक्वल टू, इसको चिपका रहा हूँ तो ये आएगा ln v की पावर माइनस गामा इज प्लस, ये आएगा पक्का। इन दोनों को ln a प्लस b कर रहा हूँ, तो यहाँ से आ रहा है ln p इज इक्वल टू ln, ये सही, एंटीलॉग। तो p इज इक्वल टू v की पावर माइनस गामा इंटू c, तो p v रेस पर गामा कांस्टेंट। एक सेकंड, एक चीज और देख लो फिर साथ में लिख लेना, ये समझ में आ रहा है। कई बार जब ये डेरिवेशन करा जाता है, यार ये एरो हटा देना बाद में, ठीक है। जब ये डेरिवेशन का लोगों को लगता है अरे पीवी रेस पर गामा कांस्टेंट है तो p इंटू वी कांस्टेंट, भाई पीवी इज इक्वल टू nRT जीवन भर वैलिड है। जैसे आइसोथर्मल में टेम्परेचर कांस्टेंट होता है, आइसोबैरिक में प्रेशर कांस्टेंट होता है, ऐसे ही एडियाबैटिक में पीवी रेस पर गामा कांस्टेंट होता है। पीवी इज इक्वल टू nRT हमेशा वैलिड है, ये तो कभी भी जाएगा ही नहीं जीवन से। जैसे कि ये p और v में रिश्ता बता रहा है, अगर मुझे v और t में रिश्ता चाहिए तो हम क्या करेंगे, p को रिप्लेस कर देंगे। तो मैं यहाँ पर p की जगह अगर मैं nRT बाई v लिखूं तो ये इक्वेशन बनेगी क्या, nr गया कांस्टेंट में तो ये v की पावर माइनस वन होगा, तो ये बनेगा v, सॉरी
टी वी की पावर गामा -1 कांस्टेंट। समझ में आ रहा है क्या है, ये कैसे लिख रहा हूं, मतलब याद एक कर लो बहुत है, ये समझ में आ रहा है। अगर मुझे P और T में रिलेशन चाहिए तो मैं V को रिप्लेस कर दूंगा। एक सेकंड में बाद में कर रहा हूँ ये सब। एक लास्ट चीज है कि अगर मुझे यार सच बताऊं पीवी रेस पर गामा एक ही याद रख लो बहुत है। अगर मुझे चाहिए तो P को एज इट इज छोड़ रहा हूँ, V को लिख रहा हूँ nRT/P की पावर गामा, ये कांस्टेंट nr फिर से निकल लिया, यहाँ पे बनेगा P1 माइनस गामा T की पावर गामा कांस्टेंट। प्राइमरली ना ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, पीवी रेस पर गामा कांस्टेंट इज सुपर इंपॉर्टेंट, है ना। उसके बाद मतलब इसका यूज़ केस क्या है, वही कि अगर एक आइसोबैरिक प्रोसेस है तो P1 V1 रेस पर गामा इक्वल टू P2 V2 रेस पर गामा, कुछ ऐसी वाली कहानी। समझ में आ रहा है पक्का। क्या डेरिवेशन इंपॉर्टेंट है, नो, यू हैव टू अंडरस्टैंड कि कहाँ से स्टोरी स्टार्ट हुई है ना, कि हम वहाँ पे पहुँचे हैं। तो पीवी रेस पर गामा इज अ स्पेसिफिक थिंग जहाँ पे हम प्रोसेस एडियाबैटिक बोल रहे हैं। मतलब अगर वो गिवन है कि उल्टा दे दिया कि एक इक्वेशन है PV रेस टू द पावर 5/3, ठीक है, और बोल दिया कि गैस मोनोटॉमिक है, तो मैं समझ जाऊंगा अच्छा ये एग्जैक्टली मैच हो रहा है जो गामा मोनोटॉमिक का होता है, तो मैं समझ जाऊंगा इक्वेशन देखिए अच्छा ये कांस्टेंट है, मतलब प्रोसेस एडियाबैटिक रहा होगा। अगर वो नहीं बोल रहे हैं या एडियाबैटिक है तो ये वैलिड है। पक्का श्योर। देखो जल्दी से वन लास्ट थिंग क्विकली, यार ये मैंने बताया हुआ है वैसे, मैंने देखा है ना। तो वो हमने वर्क डन क्या करा है, पीवी रेस पर, सॉरी जल्दी, इंटीग्रेशन पीडीवी होता है, P को लिख दो कांस्टेंट अपॉन V की पावर गामा -1 और V1 से V2 इंटीग्रेट करो। बट एक बेटर तरीका अब क्या आ गया है हमारे पास एडियाबैटिक प्रोसेस में, क्या बातें करी हमने, Q0। अगर Q0 है तो क्या हम ये बोल सकते हैं W इज इक्वल टू माइनस डेल्टा U भाई। और ये बहुत सुंदर चीज़ है क्योंकि इसको फर्क ही नहीं पड़ता प्रोसेस क्या है। हमने पहले W निकाला है कि P को इंटीग्रेट करा V के रिस्पेक्ट में, V1 से V2 लिमिट लाई और फिर रीअरेंज करा। यहाँ पे अच्छी चीज़ क्या है कि इसको मतलब ही नहीं है, ये क्या होता है NCV, CV को NCV डेल्टा T हमेशा। तो W देखो यहाँ से क्या आ गया, माइनस साइन, N को N छोड़ रहा हूँ, इसको छोड़ रहा हूँ R अपॉन, इसमें भी कोई तकलीफ नहीं। देखो अच्छा नॉर्मली ना वर्क डन दो तरीके से याद रखते हैं, एक मैंने वो टेम्परेचर वाला ये तरीका है, बट एक और तरीका है, इस माइनस को अंदर कंज्यूम करो तो nRT1 माइनस nRT2 अपॉन गामा -1। पक्का nRT1 की जगह से लिख सकते हैं P1 V1, है ना। तो वर्क डन इन एडियाबैटिक प्रोसेस थोड़ा सा ऐसे भी बहुत याद रखा जाता है, P1 V1 माइनस P2 V2 अपॉन गामा -1। तो अगर टेम्परेचर, तो देखो बेटर फील क्या है, अगर मुझे एडियाबैटिक प्रोसेस और वर्क डन दिया गया है, पूछा गया है, ठीक है, अगर तुम्हें दिख रहा है कि टेम्परेचर दिए गए हैं तो तुम क्या करो, तुम अपने दिमाग में जाओ, अरे भाई माइनस डेल्टा U के बराबर है, माइनस डेल्टा U NCV डेल्टा T यहीं पे खत्म हो जाएगा और एक माइनस चिपका दो, ठीक है। अगर तुम्हें बोला गया है कि इस P1 V1 से उस P2 V2 तक जा रहे हैं वाया एडियाबैटिक प्रोसेस, देन इट्स बेटर टू रिमेंबर दिस, क्या P1 V1 माइनस P2 V2 अपॉन गामा -1। पक्का श्योर डन। इसके प्रॉब्लम छोड़ के बाकी मैं सारा काम लेना चाह रहा हूँ, गिव मी अ मॉड्यूल। इसके प्रॉब्लम मतलब एडियाबैटिक भी, मतलब कुछ फॉर्मूले वाले होंगे तो दे दे रहा हूँ, नहीं तो एटलीस्ट यू कैन ट्राई द रेस्ट। यार किसी ने मार्क करें वो वाले बुक दोगे? यार कोई जिसने मार्क करें अपने मॉड्यूल में, तूने मार्क करा पूरा यार, इसकी है यार। हाँ नहीं DPP पहले 1 और 3 किया है, ओके। नया साल है, रे क्लास चल रही थी तब तक दुखी थी तू, अब इतनी खुशी आ गई है क्लास खत्म। ओके सुनो, DPP 2 पूरा कंप्लीट करना है, ठीक है। DPP 2 पूरा, 3 पूरा दे चुका हूँ पूरा, ओके। 4 का क्या सीन है?
ओके सो फर्स्ट करना है 4 का 5 तो 5 नहीं दिया है 5 में मैं मार्क कर रहा हूँ। अबे मुझे लगता है सभी कर सकते हैं यार। अरे पागल हो गई क्या? एक दिन आता हूँ हफ्ते में मैं यार। देखो मैं तुमने पढ़ा हुआ है एडियाबेटिक में, थोड़ा सा डिटेल में जाऊंगा और ठीक है, बट मुझे लगता है कि जितना पढ़ा है उसके हिसाब से और जितनी चीज़ें यहाँ हैं स्टिल यू कैन ट्राई। सो DPP 5 पूरा ठीक है, अगर कुछ लगेगा विल डिस्कस। 5 पूरा एक्सरसाइज में क्या सीन है यार? यहाँ तक किया है 16 तक बस। फिर जो है उसके बाद पीछे ओके 29 से 34 टिक किया हुआ है। अच्छा 34 उसके बाद सिलेक्ट यार एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर मुझे तो लगता है सब कर सकते हो। 17 से 33 तक पूरा 30 हाँ जो भी 17 से 20 अबे यार 17 से 33 अच्छा ये हो गया है। सो 17 से 28 देन फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में 34 से अच्छा एडियाबेटिक छोड़ रहा हूँ। ओके सो 34 से 37 देन ये ग्राफ ये भी दिया ही होगा ना? ये नहीं दिया है। सो 44 45 6 7 8 9 10 जो मतलब 50। सो 44 से लेकर सब करने हैं जो भी छूटे हैं यार सब यार देखो बहुत कुछ कर सकते हो बट चलो छोड़ो एक मिनट तुम कर लो 53 तक कर लो 53 ठीक है।